कोई ऐसा है जिन्होंने नोट्स नहीं रिवाइज किया है? एवरीवन? तो सब लोगों ने रिवाइज कर लिया है? एक बार क्विकली ना मेरे साथ मैं बोल रहा हूं, आप लोग पेज पलटो और देखो। एक बार आपके साथ 1-2 मिनट के लिए क्विकली देख लेते हैं, तब तक कुछ लोग आ रहे हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करो फर्स्ट पेज से। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या बताया था बेटा? बेसिक्स ऑफ चार्ज क्या होते हैं, है ना? हमने चार्ज के बारे में देखा। चार्ज कैसे, कब हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, कब नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से चार्जेस आते हैं। फिर हमने वहां पे इलेक्ट्रॉन के बेसिक चीजें देखी, मास कितनी होती है, चार्ज कितना होता है, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। स्टार्टिंग से सब लोग स्टार्टिंग से एक बार देखते चलो मेरे साथ। ठीक है, पेज 1 से एक बार क्विकली देखते चलो। ठीक है, उसके बाद हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया। क्या क्या चार्ज की प्रॉपर्टीज हैं? कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। सबसे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। उसके बाद किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज कंजर्व होते हैं। ये कुछ और चार्जेस बात की हमने कि चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है। हमने वहां पे ये देखा कि जो मास होता है वो वेलोसिटी डिपेंड करता है, वेयरएज चार्ज डजंट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी, है ना? लेकिन किसी भी बॉडी में चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है ना? ये बेसिक से हमने बेसिक डिफिनेशंस वगैरह देखे थे। एक बार मैं क्विकली की पॉइंट्स आपको बता रहा हूं ताकि आप लोग को पूरा रिमाइंड हो जाए। ठीक है, उसके बाद आगे हमने मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में बात किया था। हमने 3 मेथड ऑफ चार्जिंग देखी थी। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इंसुलेटर में कौन चार्जिंग हो सकती है? ओनली बिकॉज ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। कंडक्शन इंडक्शन किस में हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर में हो सकता है। लेकिन कंडक्टर में तीनों भी हो सकते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन भी हो सकता है। ये सारी चीजें देखी। तो उसके बाद हमने इलेक्ट्रोस्कोप देखा था, हम चार्ज को कैसे डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद बेसिक इंटरेक्शंस के बारे में हमने बात की थी, है ना? चार्जिंग यहां तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद कूलॉम्स लॉ शुरू किया था। कूलॉम्स लॉ था दो चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है वो हमने देखी थी। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझो। दो चार्ज के बीच में इंटरेक्शन की मैग्नीट्यूड हमने क्या फॉर्मूला देखा? K Q1 Q2 बाई R²। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ चार्ज, पहला कितना है चार्ज, दूसरा कितना है, दोनों चार्ज पे सेम फोर्स लगते हैं। मतलब ये जो फोर्स होता है दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होता है, किसी एक चार्ज पे नहीं डिपेंड करता, दोनों चार्ज पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। इसका मतलब यहां पे न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाइड होता है। ठीक है, दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगते हैं यहां पे। उसके बाद बेसिक हमने कुछ क्वेश्चन से डील किए थे। ठीक है, क्वेश्चंस हमने किए थे। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखा था। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे हमें आज क्वेश्चंस डिस्कस करना है। लास्ट क्लास में केवल बेसिक कंसेप्ट देखे थे। उसके बाद हमने देखा था कि अगर जो कूलॉम्स लॉ है उसका वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वहां पर हमने देखा था अगर फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 निकाल रहे हो तो आपको वेक्टर कैसे लेना, वो मैंने आपको वहां पे अच्छे से बताया था। आई थिंक आप उसमें सबको सारी चीजें क्लियर होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 लिख रहे हो तो आप वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उस चीज में डिस्कस की थी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होनी चाहिए। और हमने बोला था कि जब आप फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे तो वहां पे चार्ज को सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ रखोगे, अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, खुद से एनालिसिस कर लोगे। लेकिन वेक्टर फॉर्म में आपको चार्ज को साइन के साथ रखना है। इज दैट क्लियर? आज हम देखेंगे वेक्टर फॉर्म को आप कहां पे अप्लाई करोगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे। ओके, देन वेक्टर फॉर्म पे देखेंगे, इफेक्ट ऑफ मीडियम देखेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑन लाइन चार्जेस देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा। चलो, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में आपको करा रहा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। आई होप सब लोगों ने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। एक बार बहुत फेमस क्वेश्चन क्विकली हम देख लेते हैं। देखो, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम बेटा? इंडिविजुअल फोर्स निकालना शुरू करते हैं। ध्यान से देखना, ये देखो, ये जो चार्ज है और इन दोनों चार्ज के बीच में इस पे किधर फोर्सेस लगेंगे? अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स निकालें बेटा, इस चार्ज की वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा। अगर फोर्स देखो F कितना लगेगा, जस्ट लिख लेते हैं, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। राइट, सही है। ओके, अब यहां पे जरा वैल्यू पुट करना बेटा। K ये भी 1 है, ये भी 1 है, कितना आ गया? K बाई R²। R की वैल्यू कितनी है? 1, तो कितना आ गया? K आ गया। अगर इसके वजह से देखें, इसके वजह से फोर्स किधर लगेगा? इधर। तो मतलब यहां पे फोर्स कितना लगा? यहां पे फोर्स लगा K, और इस डायरेक्शन में अगर फोर्स देखेंगे तो यहां पे बेटा देख 7 है और यहां पे 1 है। तो अगर मैं इसको F1 बोलूं और इसको F2 बोलूं तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताना? K 1 इंटू 7 अपॉन 1 का स्क्वायर, दैट इज कितना आ गया? 7K। मतलब इसके वजह से कितना आ गया बेटा? 7K।
तो इनडायरेक्टली ऐसा हम समझ सकते हैं कि 1 की वजह से 1k, 2 की वजह से 2k, 3 की वजह से 3k, 4 की वजह से 4k, 5 की वजह से 5k लगेगा, है ना? इज दैट क्लियर? अच्छा, एक चीज और समझो, देखो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट डायरेक्शन में अगर देखोगे, अगर इधर आपका 1k है तो इस डायरेक्शन में कितना है बेटा? 7k। तो इफेक्टिवली कितना आ रहा है? इफेक्टिवली उधर की तरफ कितना आ गया? 6k। इसी तरीके से अगर 8 और 2 का देखोगे तो इफेक्टिवली इधर कितना आ जाएगा? 6k आ जाएगा। इसका भी इफेक्टिवली 3 और 9 का कितना आ जाएगा? 6k आ जाएगा। इसका भी कितना जाएगा? 6k। इसका भी कितना जाएगा? 6k। और इसका भी नीचे की तरफ कितना जाएगा? 6k। ठीक है, तो मैं इसको भी इरेज करके वैसे लिख देता हूं, ये भी आपका कितना बन जाएगा? 6k। यहां तक सबको पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा? अब हमें वेक्टर सम करना है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? कैसे 6k हो गया, समझ में आ गया सबको? रिजल्टेंट लिख रहे हैं ना? अब देखो हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है बेटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा इस बाइंड को। अगर मैं यहां पे थोड़े से बड़े में इसको ड्रॉ करूं, देखो नीचे की तरफ 4 से कितना हो गया? ये तो 6k की तरह हो गया। ठीक है, अगर यहां पर एक हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ ऐसा देख लो आप पहले। जस्ट अ मिनट। ओके, ठीक है, अब देखना बेटा यहां पे ये 6k हो गया इधर की तरफ, ये भी आपका हो गया क्या? 6k। ठीक है, तो ये वाला फोर्स ले लिया, ये वाला फोर्स ले लिया, 2 इधर बचे, 2 इधर बचे ना? ध्यान समझो, ये आपका एक 6k हो गया, एक इधर की तरफ आपका 6k हो गया, फिर एक यहां पे आ जाएगा 6k, और एक इधर आ गया 6k। सारे फोर्सेस इनका हमें वेक्टर सम करना पड़ेगा, राइट? अच्छा, ये एक बात बताओ मुझे, ये पूरा एंगल कितना होगा? ओवरऑल एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये एक एक का 30 डिग्री हो जाएगा। तो अगर मैं इसको देखूं तो मैं इसको बोल सकता हूं 30 डिग्री है बेटा। ठीक है, अगर ये 30 डिग्री है तो इसको अगर मैं रिजॉल्व करूं, रिजॉल्वेशन सबको आता है कि नहीं आता है ना? एक बार क्विकली बता दूं जिसको डाउट आ रहा है बेटा। अगर मान लो कोई फोर्स F है, ये एंगल कितना बन रहा है? थीटा। तो जिसके साथ थीटा बन रहा है वो कितना जाता है? F cos थीटा। परपेंडिकुलर में कितना जाएगा? F sin थीटा, राइट? तो अगर इस हिसाब से यहां पे हम देखें, इसके अकॉर्डिंग अगर आप यहां पे देखो तो यहां पे कितना जाएगा? 6k cos 30, और इधर तरफ कितना जाएगा? 6k sin 30। सिमिलरली अगर मैं देखो बेटा, इसका कितना एंगल बनाएगा? ये एंगल कितना बनेगा? 60। तो इसका करोगे तो कितना जाएगा बताना? प्लस 6k cos 60, और इधर कितना जाएगा? 6k sin 60। ठीक है जी। अच्छा, अब नीचे वाले को भी रिजॉल्व कर लो बेटा ऐसे। ये कितना आएगा आपका? 30 डिग्री बनेगा। तो बताओ इसको करोगे इधर कितना जाएगा? प्लस 6k cos 30, और इधर तरफ कितना जाएगा बेटा? 6k sin 30, प्लस इसको भी रिजॉल्व करो, ये कितना है? 60 डिग्री। तो इसका कितना जाएगा? प्लस 6k cos 60 प्लस 6k sin 60। आप लोग भी साथ में करते चलो, ठीक है, वेट नहीं करना। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है? देखो जल्दी, ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहां से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर सब जुड़ जाएंगे। चलो एक बार मैं फिर से लिख लेता हूं, बताओ इधर कितना गया बेटा? 6। ये देखो ये 6k मैं कॉमन ले लूं क्या? 6, देखो ये 6k cos 60, cos 60 कितना होता है? 1/2। ये भी 6k cos 60, मतलब 3k हो गया, है ना? 3k कितना हो गया? 6k अगेन हो गया, समझ में? 6k और ये 3k 6k 12k, सही है ना? इसको मैं 12k लिख दिया। बचा कौन? ये ट्वाइस ऑफ cos 30। cos 30 कितना होता है? √3/2। तो ये 3√3k आ जाएगा, ये भी 3√3k आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 6√3k। तो इसको टोटल k कॉमन ले लो, तो यहां पे 6k कॉमन ले लो तो कितना बच जाएगा बताओ? 6k कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 + √3। सही है। चलो नीचे की तरफ कितना आ जाएगा बताओ? नीचे की तरफ केवल 6k, नीचे की तरफ 6k बचा ना? ठीक है। अच्छा, ये कौन सा डायरेक्शन है बेटा? ये डायरेक्शन आपका -j है, ये डायरेक्शन आपका i कैप, सॉरी ये +i है ना? तो आपका F नेट कितना आ गया? ये वेक्टर फॉर्म में रहने दो, कितना आ गया? 6k 2 + √3i -6k j। ये आपका आंसर आ गया। तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे आपको रिप्रेजेंट कर देना, दैट्स इट। क्लियर हुआ सबको?
अभी थोड़े हम बेसिक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, आप लोग समझते चलो। आज का लेक्चर बस बेसिक रहेगा, लास्ट में जाते जाते थोड़े हम कंसेप्ट पे और आएंगे, ठीक है? क्लियर है? सबको टाइम मिल रहा है, नोट करते चलो। आप मेरे साथ, आपकी नोट करने की स्पीड रहनी चाहिए, राइट? और नोट्स बेटा डेली रिवाइज करना, मैंने आपको बोला ना, 1 महीने तक आपको मोस्टली नोट्स रिवाइज करना है और डीपीपी लगाने हैं बस। आगे चलें। इन बिटवीन किसी को डाउट है तो आप आ सकते हो, वीकडेज में अगर कभी आपको टाइम मिले, कोई डाउट है, पूछना है तो आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे मिलूंगा मैं, आप आके मुझे पूछ लेना, मेरा नाम सब लोग जानते ही हो। चलो आगे चलते हैं। आप लोग कभी भी ऑफिस आवर में आके पूछ सकते हो, ठीक है? या फिर आप रिसेप्शन पे फोन कर लेना, पूछ लेना सर है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप आ सकते हो। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, 2 ब्लॉक हैं carrying charge Q1 Q2 are separated by distance L. If a charge Q2 and Q2 is m and the coefficient of friction between the blocks and platform is m, then find Q2 such that the block 2 just starts to move. समझ में आ रही बात? देखो कैसे है बेटा, आपके पास, पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। आपके पास 2 ब्लॉक हैं, ठीक है? 2 ब्लॉक हैं जिन पे चार्ज कितना है, Q1 और Q2। समझ में आया? ये आपका चार्ज है Q1, इस पे चार्ज कितना है, Q2 है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस L है, सही है? इसका मास कितना है बेटा, M है। ये चार्ज आपका फिक्स्ड है, ये चार्ज आपका फिक्स्ड है, राइट? और यहाँ पे जिस सरफेस पे ब्लॉक रखा गया है, ये ब्लॉक एक्चुअली एक सरफेस पे से रखा गया है ना? ये ब्लॉक जो Q2 मास वाला एक सरफेस पे से रखा गया है, और यहाँ पे फ्रिक्शन है। यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन का कोफिशिएंट आपको दे रखा है म्यू। यहाँ पे फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना दे रखा है, म्यू। आपसे पूछा है बताओ ये Q2 की वैल्यू कितनी हो ताकि ये ब्लॉक जस्ट मूव करे। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि ब्लॉक मूव करेगा क्यों और क्या आपसे पूछा जा रहा है। पहले क्वेश्चन सबको इतना ड्रॉ कर लिया, समझ में आ गया क्वेश्चन? अब देखना बेटा जरा ध्यान से। अगर हम इस पे देखो, ये फिक्स है तो ये मूव करने वाला है नहीं, ये फिक्स है। इस पे ध्यान से देखोगे तो आप बताओ मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स किधर लगेगा? इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स किधर लगेगा, बाहर तरफ ऐसे लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बाहर तरफ लगेगा ना? अगर बाहर तरफ लगेगा तो ब्लॉक को मूव करना चाहिए आइडियली, लेकिन मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बॉटम पे क्या है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता है, फ्रिक्शन फोर्स, हाँ हमेशा फ्रिक्शन क्या करता है बताओ? फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है या स्लिपिंग का अपोज करता है। स्लिपिंग किधर हो रही, ब्लॉक किधर मूव करना चाहता है, आगे की तरफ, तो किसको रोकेगा, सरफेस को रोकेगा कि ब्लॉक को रोकेगा? ब्लॉक को रोकेगा। तो ब्लॉक पे किधर लगेगा, पीछे की तरफ, और सरफेस पे किधर लगेगा, आगे की तरफ। इज दैट क्लियर? फ्रिक्शन क्या करेगा, आपका रिलेटिव मोशन स्लिपिंग को रोकेगा। ब्लॉक आगे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है तो उस पर किधर लगेगा, पीछे की तरफ। तो यहां पे अगर ब्लॉक अगर एफबीडी बनाओ अच्छे से, आप देखो आपका हो गया एफ आगे की तरफ ऐसे लगा, देन फ्रिक्शन फोर्स विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है जी, इतना पॉइंट क्लियर है? अब आगे समझ बेटा। फ्रिक्शन इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ? इसकी वैल्यू कितनी होगी, के Q1 Q2 अपान L स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी? अभी नहीं, अभी चीज समझो जरा। देखो यहां पे क्या बोला है, जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग। जस्ट मतलब फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम लगेगा। जब आप बात करते हो ना, जब जैसे फ्रिक्शन फोर्स की जब बात करते हो, F इज इक्वल टू आप म्यू एन लिखते हो, ये फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है। यहां पे जस्ट स्लिपिंग होने वाली है तो फ्रिक्शन फोर्स अपने मैक्सिमम पे लग रहा होगा, क्योंकि है ना वो रोकने की अपनी पूरी क्षमता लगा रखा है। कितनी क्षमता है, म्यू एन। तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स की कौन सी वैल्यू लगेगी, मैक्सिमम। कितनी होगी बेटा, म्यू एन। एन कैसे निकालोगे, एम जी नीचे की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा, कितना आ गया आपका, म्यू एम जी। ठीक है, जस्ट अबाउट टू स्लिप मतलब दोनों फोर्स क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, फॉर जस्ट अबाउट टू स्लिप, इसके लिए क्या होगा बेटा बताना? जो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है, दैट हैज टू बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज म्यू एम जी इज इक्वल टू है ना, कितना लिखेंगे, के Q1 Q2 अपान L स्क्वायर। आपसे क्या पूछा है बेटा, Q2 पूछा है, दैट इज Q2 इज इक्वल टू म्यू एम जी L स्क्वायर अपान के Q1।
इज दैट ओके? ठीक है, समझ में आ गया? बेसिक बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं, थोड़ा सा मैं मैकेनिक्स का टच ले रहा हूँ हर क्लास में, ताकि थोड़ा सा आपको चीज़ें समझ में आती रहें। ठीक है, ओके। तो इस चैप्टर का और चैप्टर से कैसे लिंकिंग हो रही समझ रहे हो, है ना? अच्छा, पीछे किसी को डाउट आ रहा है बेटा, पूछते चलना। किसी को भी कोई डाउट है? नहीं? चलें आगे। हाँ जी बेटा, क्योंकि जस्ट अबाउट टू स्लिप होने वाला है ना, मूव करने वाला है ना। अगर ये थोड़ा सा भी कम होगा तो आगे मूव कर जाएगा, अगर थोड़ा सा ज्यादा होगा तो मूव ही नहीं करेगा, है ना? क्लियर हुआ? आगे चलें? चलो जी। हाँ बेटा बोल। अच्छा, नोट कर रहा है, थोड़ा अपने नोट करने की स्पीड अप बढ़ाओ, और जब भी क्वेश्चन समझ लिया करो तो खुद से नोट किया करो, ताकि आपकी सोचने की कैपेबिलिटी बढ़े। आप यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हो? आपको इंजीनियरिंग बनने की जरूरत क्यों है बताओ? इंजीनियर बनकर क्या करोगे? किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, वो प्रॉब्लम आपके लिए नया होगा। नए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या चाहिए? कैपेबिलिटी चाहिए, एनालिटिकल स्किल चाहिए, तो आप उसी को यहाँ पे डेवलप कर रहे हो। समझ में आ रही मेरी बात? क्लियर है ना? और एग्जाम में इसी की डिमांड आपको रहेगी, हमेशा आपको नया क्वेश्चंस मिलेंगे, और नए क्वेश्चंस में जो आपको आता है उसी का यूज करोगे आप। चलो चलते हैं आगे। ठीक, तो चीज़ों को धीरे धीरे डेवलप करना बेटा। ओके, सॉल्यूशन का पेज था, ओके आ जाएगा जो। ये क्वेश्चन देखो, आपको बोला गया 10 चार्जेस आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट आर शोन इन द फिगर, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन बाय अदर चार्ज। यहाँ पे जो चार्ज है 1 कूलम का प्लेस्ड है ना, इस पे पूछा है कि ये सारे चार्ज कितना फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझो, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। फोर्स किस पे पूछ रहा है? 1 कूलम पे पूछ रहा है, इस वाले पे, ओरिजिन वाले पे सारे फोर्स लगाएंगे। ये भी फोर्स लगाएगा, जो यहाँ चार्ज प्लेस्ड है ये भी फोर्स लगाएगा, जो यहाँ चार्ज प्लेस्ड है ये भी लगाएगा, यहाँ चार्ज प्लेस्ड है ये भी लगाएगा। ऐसे ऐसे करके कहाँ तक है? 10 मीटर तक चार्ज रखे गए, ये सारे इस पे फोर्स लगाएंगे। सारे चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव हैं, तो सारे एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। तो आपको सारे चार्ज का अलग अलग कैलकुलेट करके ऐड करना है, राइट? तो 2 मिनट का टाइम लो और जल्दी करो। डन। कल मैंने आपको 2 सीरीज लिखाए थे, याद है? लास्ट क्लास में, मतलब याद है? तो दोनों सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे ना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना है, सारे फोर्सेस को कैलकुलेट करके ऐड करना है, वेक्टर सम करने हैं फोर्सेस के। पहला चार्ज कितना लगाएगा? k q1 q2 बाई 1 का स्क्वायर। दूसरा कितना लगाएगा? k 1 इंटू 8/2 का स्क्वायर। तीसरा कितना लगाएगा? k 1 इंटू 27/3 का स्क्वायर। ऐसे ऐसे करके आपको सारे के निकाल के ऐड करने हैं। तो यहां पे एक सीरीज बनेगा, कॉमन लेके सारे एक सीरीज बन जाएगा। हाँ देखो कौन सा सीरीज बन रहा है, आ गया? कितना आ गया बताओ? तो देखो कितने मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? एफ नेट इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड प्लस सो ऑन, कहां तक बेटा? F10 तक। इज दैट ओके? देखो सारे जो फोर्स लगाएंगे इसी डायरेक्शन में लगाएंगे, सबके फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेंगे, सारे के सारे फोर्सेस। ये वाला भी इसको रिपेल करेगा, ये वाला भी इसको रिपेल करेगा, ये वाला भी इसको रिपेल करेगा। हम फोर्स किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं? 1 कूलम पे कर रहे हैं। समझ में आ रहा ना? तो इस सारे जो चार्जेस इसको रिपेल करेंगे इस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में है, तो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। डायरेक्शन की हमें चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सारे फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में है। तो कितना आ जाएगा बताओ, है ना? पहले क्या लिखते हैं? k 1 इंटू 1/1 का स्क्वायर। समझ रहे हो? q1 q2 अपान r का स्क्वायर। r कितना इसके लिए? 1 मीटर है। प्लस दूसरे के लिए देखो q1 q2 अपान r स्क्वायर। इनके बीच का फोर्स लिख रहे हैं,
तो क्या लिखेंगे 1 इंटू 8/2 का स्क्वायर प्लस तीसरे चार्ज लिख रहे हैं इसके और इसके बीच में लिख रहे हैं के Q1 कितना बेटा 1, Q2 कितना है 27, R कितना है यहां से यहां की दूरी 3, तो 1 इंटू 27/3 स्क्वायर। इसी तरीके से कहां तक हम लिख रहे हैं 10 का लिख रहे हैं डॉट करके, यहां का लिखो कितना जाएगा के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इज दैट ओके? सबको समझ में आया मैंने क्या लिखा? देखो सब में से के कॉमन ले लूं मैं, हर जगह से के कॉमन ले लूं, यहां कितना बचेगा 1 प्लस यहां कितना बचेगा देखो 8/4 कितना जाएगा 2, यहां कितना जाएगा 27/9 कितना जाएगा 3 और 4, ऐसे से करके कितना आ जाएगा लास्ट में 10। अब बताओ 1 से लेके 100 तक कैसे 10 तक कैसे जोड़ना है? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? n इंटू n-1/2, तो n इंटू n-1/2 ये कितना आ जाएगा? अरे n इंटू n+1/2 कितना आ गया ये 55, कितना आ गया 55 की। किस डायरेक्शन में आएगा बेटा? बाद में आप लगाना चाहे तो लगा सकते हो -i कैप, राइट? ये आपका एफ नेट आ गया। इज दैट ओके? देखो सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये पॉइंट सबको क्लियर है? ये बाई 2 है ना, कंफ्यूज नहीं होना, ये बाई 2 इसमें बाई 2 है, क्लियर है? ओके बेटा, क्लियर हुआ? एक सीरीज मैंने आपको और बताई थी 1 प्लस log 1 प्लस एक्स का, याद है कि नहीं? क्या एक्सप्रेशन था उसका? x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू पावर 4/4, याद है? एक चलो उस पे ऐसे क्वेश्चन उस पे कर लेते हैं एक बार। देखो कैसे क्वेश्चन, कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब मैं आपके सामने क्विकली बनाता हूं, देखो ध्यान से। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो तो देखो, मान लेते हैं कि सेम क्वेश्चन आपको ऐसे दिया जा रहा है, यहां पे 1 कूलम का चार्ज प्लेस्ड है, ये आपका 1 मीटर है, ये आपका 2 मीटर है, ये 3 मीटर है एंड सो ऑन करके यहां पे कितना है बेटा 10 मीटर है। ये 4 मीटर है, ऐसे कोई यहां पे ऐसे से करके कोई इसकी लिमिट नहीं, ऐसे चलते चला जा रहा है, ठीक है? इन्फिनाइट तक। कहां तक है ये? इन्फिनाइट तक। कहां तक है? इन्फिनाइट तक है। यहां पे जो चार्ज रखा गया है, यहां पे आपका 1 कूलम है, यहां पे -2 कूलम है, यहां पे 3 कूलम है, यहां पे -4 कूलम है, ऐसे ऐसे रखा गया चार्ज, ठीक है? और आपसे पूछा है इस वाले चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन, प्लेस्ड एट ओरिजिन, ठीक है? चलो बता दो कितना होगा, जल्दी शुरू करें। सेम वैसे ही क्वेश्चन है ना? तो हम क्या करें, इस डायरेक्शन को हम लेते हैं पॉजिटिव, इस डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन कंसीडर कर लेते हैं? पॉजिटिव। तो ये वाला डायरेक्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव। मतलब जो रिपल्सन होगा फोर्स पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव, नेगेटिव वाले की वजह से क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो हम इधर के नेट फोर्स को कैसा मान रहे हैं? पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है? चलो कैलकुलेट करते हैं। पहला चार्ज की वजह से निकालो, क्या हो जाएगा? एफ नेट विल बी इक्वल टू, बोलो, के 1 इंटू 1/1 स्क्वायर प्लस के, क्या लिखोगे 1, यहां पे माइनस लिखना है ना, यहां पे माइनस के 1 इंटू 2/2 स्क्वायर प्लस के 1 इंटू 3/3 स्क्वायर माइनस के 1 इंटू 4/4 स्क्वायर एंड प्लस सो 1। कहां तक है ये सीरीज? ऐसे इनफाइनाइट तक है। इज दैट ओके? अब देखो इसको सॉल्व कर कितना गया बताओ। के कॉमन ले लेते हैं ना, कितना जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 एंड ऐसे कहां तक चला जाएगा? ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ये किसकी सीरीज है?
ln 1 प्लस यहां पे कहां x दिख रहा है, इसमें x की वैल्यू कितनी है 1, समझ में आ रही है ना, क्योंकि हमने आपको एक सीरीज बता दी ln 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 4 एक्स टू द पावर 4 बाई 4 एंड प्लस सो वन। अगर इसमें x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो देखो वही सीरीज बन जाएगी, तो कितना जाएगा ln 1 प्लस 1 दैट इज कितना जाएगा 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 एंड सो वन। यही सीरीज बनी कि नहीं बनी, तो इसको हम क्या लिख दें ln 2 लिख दें, तो इसका आंसर कितना जाएगा k ln 2। किस डायरेक्शन में लगेगा बेटा, माइनस आई कैप, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे बनाए जा सकते हैं। तो सीरीज वाले क्वेश्चन कैसे करने याद है सबको, क्लियर। स्क्वायर वाली सीरीज भी आपको याद होनी चाहिए, है ना। ऐसे साइन की सीरीज होती है, कास की सीरीज होती है, ऐसे बहुत सारी सीरीज जो मैथ में आप पढ़ोगे उसका यहाँ पे आपको यूज आएगा, क्योंकि आप जेई के क्वेश्चंस कर रहे हो, उसमें मैथ आपसे उतना एक्सपेक्टेड है, आपको पता होनी चाहिए। देखो मैंने मैग्नीट्यूड, इधर नेट फोर्स आएगा ना, हमने देखो इधर के डायरेक्शन को पॉजिटिव यहां पे लिया ना, इधर डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो मेरी पूरी वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो इसलिए मैंने माइनस रख दिया। हमें प्लस माइनस कैसे लगाना, नेट फोर्स बताओ, नेट फोर्स आपका इधर की तरफ आएगा ना, एफ नेट इधर की तरफ आएगा ना, देखो ये वाला इधर की तरफ लगाएगा, इस डायरेक्शन में क्या लिया पॉजिटिव, नेगेटिव वाला उधर अट्रैक्ट करेगा तो उसको मैंने क्या लिया यहाँ पे नेगेटिव, फाइनल आंसर मेरा क्या गया पॉजिटिव, मतलब फोर्स किधर होगा लेफ्टवर्ड होगा, ठीक है। आप ऐसे लिख लो ना, अगर कंफ्यूजन हो तो ऐसे समझ लो। अभी सही है, राइट, नॉट्स ओके। तो लेफ्टवर्ड है तो क्या लिखोगे माइनस आई कैप, ठीक है बेटा। आगे चलें, अब सीरीज वाले क्वेश्चन कर लोगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, एक बार रिस्पॉन्ड करो सब लोग, इज दैट क्लियर। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कूलॉम्स वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, ठीक है। एक क्वेश्चन इस पे कराएंगे थोड़ा सा आपको। देखो क्वेश्चन इसमें कई तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं बेटा, क्वेश्चन इसमें आपसे कई तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे हो सकता है चार्जेस के कोऑर्डिनेट दे रखा हो और आपसे क्वेश्चन पूछ ले, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे सपोज आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहां पे सपोज एक चार्ज है, ठीक है। ये चार्ज मैं ले लेता हूं 2 कूलम का, सबको दिख रहा है, छोटा तो नहीं लिख रहा हूं, पीछे तक विजिबल है, ओके। इसका कोऑर्डिनेट में लेता हूं 1, 2, -3 और दूसरा चार्ज ले रहा हूं यहां पर 3 कूलम का, -3 कूलम सपोज, और इसका कोऑर्डिनेट है 2, 5, 6 सपोज, जैसे कुछ भी मैंने ले लिया रैंडम, समझ में आ गया। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ ये चार्ज इस पे कितना फोर्स लगाएगा, आपको और कुछ नहीं गिवन है, आपको बोला एक चार्ज है 2 कूलम का उस इतने कोऑर्डिनेट पे, दूसरा चार्ज है -3 कूलम का इतने कोऑर्डिनेट पर है, बताओ वो उस पे कितना फोर्स लगाएगा। अगर आपसे सिर्फ फोर्स पूछा जा रहा है दैट मींस आपको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों का ध्यान रखना है। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो आपको क्या करना है, इस पे किस पे फोर्स पूछ रहा है -3 कूलम पे, कौन लगा रहा है 2, तो आप फोर्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, वेक्टर फॉर्म वाला जो मैंने आपको बताया था। वेक्टर फॉर्म वाला कैसे करोगे बताओ, जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा कौन सा चार्ज है, दिस इज चार्ज नंबर 1 एंड दिस इज चार्ज नंबर 2। क्वेश्चन आप पहले लिख लो, आपसे क्या पूछा है, कैलकुलेट फोर्स ऑन चार्ज -3 कूलम, सही है, -3 कूलम। चलो सॉल्व करते हैं इसको समझो। पहले आप वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, बताओ वेक्टर फॉर्म फॉर्मूला क्या होगा बेटा। एफ किस पे बताना है, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 इज इक्वल टू, ऐसे लिखना है, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन क्या लिखोगे R21 है ना का होल क्यूब इंटू R21। इज दैट क्लियर, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अच्छा यहां पे Q1 की वैल्यू कितनी है बताओ, Q1 की वैल्यू कितनी बेटा 2 कूलम, Q2 की वैल्यू कितनी है, पीछे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, छोटा तो नहीं लग रहा है बेटा, ओके। Q2 की वैल्यू कितनी है -3 कूलम। यहां पे चार्ज को साइन के साथ रखना है, इस फॉर्मूले में चार्ज को साइन के साथ रखना है।
R1 कितना होगा बताओ, R1 की वैल्यू कितनी होगी, R1 की वैल्यू कितनी होगी? अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो तो उसका पोजीशन वेक्टर कितना होता है? ये पहला है, ये नहीं पूछ रहा हूं गधों, इधर देखो। अगर मान लो कोई पोजीशन है 2, 1, या कोई कामा A, B, C, तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना होता है? R को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? R इज इक्वल टू AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप। पोजीशन वेक्टर यही जानते हो ना, पोजीशन वेक्टर। किसी भी अगर चार्ज का, किसी भी पॉइंट का अगर पोजीशन पता तो उसका पोजीशन वेक्टर लिख दोगे ना, IJ के फॉर्मेट में। वहीं तो मैं पूछ रहा हूं यहां पर। चलो आ जाओ इधर, इधर देखो। तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? I कैप प्लस 2J कैप माइनस 3K कैप। R2 कितना आ गया? 2I कैप प्लस 5J कैप प्लस 6K कैप। सबको समझ में आ रही बातें? ओके, अब यहां पे अगर आप यहां पे R21 क्या है बेटा? R21 कितना है? R2 माइनस R1। इज दैट क्लियर? चलो बताओ, R2 कितना है? 2I माइनस I। घटा दें किस में से? I में से I, J में से J, K में से K। तो 2I माइनस I कितना आ गया? I कैप। फिर 5J माइनस 2J कितना आ गया? 3J। और 6K माइनस 3K प्लस 9K। इज दैट ओके? पीछे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? R21 यहां तक क्लियर हुआ बेटा? पीछे सबको क्लियर हो गया? चलो अब आपको मॉड भी निकालना है ना, यहां पे मॉड चाहिए ना। बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना जाएगा? मैग्नीट्यूड कितना होगा? R21 इज इक्वल टू अंडर रूट कितना आएगा? 1 प्लस 9 प्लस 81 कितना आ गया? √91। ठीक है, चलो तो फोर्स की वैल्यू डायरेक्ट यहां पर हम लिख दें। अब फोर्स की वैल्यू डायरेक्ट लिख दें। कितना आ जाएगा बेटा? K, Q1 की वैल्यू कितनी है? 2, Q2 की वैल्यू कितनी है? -3 अपॉन कितना जाएगा? √91 का होल क्यूब। स्क्वायर नहीं, यहां पे क्यूब है ये, है ना। इंटू ये कितना आ गया? इंटू I कैप, R21 की वैल्यू पुट करो, प्लस 3J कैप प्लस 9K कैप। यहां तक देखो सबको समझ में आ गया? चलो इसको और एक्सटेंड कर दें हम लोग। इंप्लाइज एफ नेट जो आपने कैलकुलेट किया है ना, ऐसे लिखो ना इसको, F21 इज इक्वल टू, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा बेटा? 6K अपॉन √91 होल क्यूब, या ऐसे लिख लो ना इसको, 6K अपॉन 91 √91 माइनस I कैप माइनस 3J कैप माइनस 9K कैप। माइनस में क्यों लिख रहा हूं, समझ में आ रहा ना? ये माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इज दैट क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। आपको बेसिक फॉर्मूला बताना। अच्छा, अगर दो चार्ज के बीच में पूछा तो ऐसे करोगे। अगर मान लो आपके पास ढेर सारे चार्ज होंगे तो कैसे करोगे? मान लो क्यूब हो गया, क्यूब के सारे कार्नर पे एक एक चार्ज दे दिया और एक कार्नर पे जो चार्ज है उस पर फोर्स पूछ रहा है, तो उसको भी ऐसे वेक्टर फॉर्म में करके उनको आसानी से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हर चार्ज को निकाल के रिजॉल्व करके ऐड करना वहां पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दो फोर्स हैं, 3 फोर्स रिजॉल्व करके कर लोगे ना। अगर 8-9 फोर्स हो गए सबको रिजॉल्व करके कैलकुलेट तो कर सकते हो, लेकिन बहुत टाइम लगे, 1 घंटे 1.5 घंटे लग सकते हैं उसको सॉल्व करने में, राइट? तो उसको हम वेक्टर फॉर्म से करेंगे। हाँ, उसी को नेक्स्ट वहीं करने जा रहे हैं क्वेश्चन। आप क्या कर रहे हो बेटा? पैर पे रख के लिख रहे हो? ओके, ठीक है, कोई नहीं। तो टेबल पे नहीं रख के नोट कर पाते हो आप, जगह कम पड़ी है। ओके, आगे चलें? चलो, नोट कर लिए सब लोगों ने? कोई ऐसा बेटा जिसको नहीं समझ में आ रहा हो? अच्छा, गांव से कितने लोग आए हो जिनके पेरेंट्स गांव में रहते हैं? सब लोग शहर वाले हो? सब लोग शहर वाले ही हो? पीछे किसने हाथ उठाया? कहां से बेटा तू?
बिहार से? बिहार में कहाँ से? ओके बैठो। शुरू करें, आगे चलें? चलो एक क्वेश्चन बताओ बेटा। देखो कोई नहीं, देखो एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे चलते हैं। मैं आपको इस क्वेश्चन का आइडिया दूंगा, आपको घर से करके लाना है, ठीक है? ऐसे समझो कि आपके पास एक क्यूब है, इधर देखो गधों, ये एक क्यूब ऐसा हो गया, देख बेटा ठीक है, पहले कार्नर ले लेते हैं। देखो इसको मान लेते हैं ओरिजिन। ये आपकी कौन सी एक्सिस है? ये एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस ले लेते हैं और ये आपकी जेड एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है? तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 0,0,0, ठीक है? साइड इसका कितना है? 1 मीटर की साइड है, 1 मीटर की साइड है, और हर कार्नर पे कितना चार्ज रखा गया है? क्यू चार्ज रखा गया, हर कार्नर पे क्यू चार्ज रखा गया। डन, बन गया। चलो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ओरिजिन पे जो चार्ज है बताओ उस पर कितना फोर्स लगेगा। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट फोर्स ऑन द चार्ज एट ओरिजिन। चलो सॉल्व करते हैं। देखो पहले समझो, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा ना, पहले चार्जेस की नंबरिंग करेंगे ना। तो मान लो ये चार्ज कितना है? 1, ये 2, ये 3, ये 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7 एंड दिस इज 8। तो हमें सारे फोर्सेस कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले देखो मैं क्या कर रहा हूं, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 लिख रहा हूं, ठीक है? मैं क्या लिखूंगा बताओ? मैं सीधे लिख दूं बेटा के क्यू अपन आर स्क्वायर। तो के क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी बताओ? आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 होगी ना, 1। और हम क्या यहां पे क्या लिख रहे हैं? कौन फॉर्मूला लिख रहे हैं बताओ? वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं ना। देखो पहले एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो कितना लिखेंगे बेटा? के Q1 Q2 अपान आर, क्या लिखेंगे? 1 2 होल क्यूब इंटू मॉड ऑफ R 1 2 का होल। एक सेकेंड रुक जाओ, यहां पे क्या लिखेंगे? R 1 2। इज दैट क्लियर? चलो बता बेटा क्या लिखेंगे क्विकली, देखो जल्दी बताओ क्या लिखेंगे यहां पे? के क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। R 1 2 मतलब 2 - 1, ठीक है? तो आपका कितना आ जाएगा? R2 - R1, ठीक है ना? कितना जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा बोलो? व्हाट इज दिस कोऑर्डिनेट? इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा? इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 0,0,1। ये सब तो समझ रहे हो ना, इसमें तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कितना लिख रहा हूं समझ में आ रहा है क्या सबको? इसका मैं डायरेक्ट क्या लिख दूं? क्यूब इंटू इसका कितना वैल्यू आ जाएगा बेटा? सिंपली के कैप आ जाएगा। तो इसको देखो मैं क्या लिख रहा हूं? के क्यू स्क्वायर इंटू के कैप प्लस जेड है ना बेटा? रुक जा, 1 माइनस, सही तो है? R1 माइनस आपका, देखो जब हम लिखते हैं ना वेक्टर लिखते हैं R1 2, दैट इज ये क्या हो जाएगा आपका? R2 - R1 होगा ना,
आपका जिस माइनस के कैप नहीं आएगा बेटा, सही तो लिख रहा हूं मैं। इसके पहले मैंने उल्टा कर दिया क्या? एक सेकंड रुक जाओ। तो हम इस पे फोर्स निकाल रहे हैं ना, रुक जाओ, कहां पे हमने कर दिया? एक सेकंड होल्ड ऑन। इसमें हमने क्या किया है, पहले आप लोग कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद आते हैं ना। देखो मान लो ये चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, ठीक है, ये Q1 है, Q2 है। पहले कंसेप्ट को समझो, कंफ्यूज नहीं रहो। रिपल्सिव होगा, अगर रिपल्सिव होगा तो Q1 Q2 किस पे किधर फोर्स लगाएगा? इस पे इधर फोर्स लगाएगा। दिस इज फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। इज दैट क्लियर? तो हमें कौन सा वेक्टर चाहिए? हमें ये वाला वेक्टर चाहिए। इस वेक्टर को हम क्या लिख रहे हैं, है ना, R। इसको आप 2 1 लिखो, इसको क्या लिखोगे? 2 1, यही तो लिखोगे ना। तो R21 कितना लिखोगे? R2 माइनस R1। इज दैट क्लियर? ये पूरा सबको समझ में आ गया? ये वेक्टर आपका कौन सा होगा बेटा? दिस इज R1 वेक्टर, और ये वेक्टर आपका कौन सा हो जाएगा? R2 वेक्टर होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? R2 माइनस R1 लिखेंगे। फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। ये पॉइंट यहां पे है ना? क्लियर? सबको समझ में आ रही कि नहीं बातें? तो यहां पर हमने सेम वही लिखा है, R21 लिखा है। क्लियर है ना? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? एक सेकंड एक बार देख लेते हैं। R1 R2, तो हमने क्या लिखा है बेटा? R2 माइनस R1, सही है। चार्ज यहां पे ले लेगा ना अट्रैक्टिव वाला कंसेप्ट, चार्ज नेगेटिव हो जाएगी ना, तो अपने आप अट्रैक्टिव वाला हो जाएगा, डायरेक्शन उल्टा ना। जो अट्रैक्शन रिपल्सन होता है वो कौन लेता है? चार्ज। चार्ज की जो साइन है वो ले लेगा। ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसमें कोई दिक्कत नहीं है? अभी कोई डाउट है यहां पे? पहले पूछो। यहां पे कोई डाउट नहीं है ना? तो आपको जहां पे फोर्स निकालना होता है, जिस पे फोर्स निकालना होता है, उसमें से इसको घटाते हैं। उसको आपने क्या लिया? 2, R2 माइनस R1, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, ठीक है। चलो इसको इरेज पहले यहां से करते हैं। आ जाओ आगे आते हैं। यहां पर हम लोग फोर्स ऑन 2, हाँ यहां पे हम लोग गलती कर रहे हैं। होल्ड ऑन, यहां पे हम लोग गलती कर रहे थे बेटा ना। हाँ यहां पे हमारा माइनस क्या आएगा? राइट, अभी ठीक है। जो आपका R12 होगा वो कितना जाएगा? R1 माइनस R2। हम फोर्स किस पे निकाल रहे हैं? हम इस पे निकाल रहे हैं, इस पे नहीं निकाल रहे। ठीक है जी, चलो अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? एक सेकंड इसको ठीक से लिख देता हूं ना। अभी क्लियर है सबको? ओके, आज चलो दूसरा फोर्स निकालते हैं। किसके वजह से बेटा? 3 की वजह से। तो जल्दी जल्दी बोलते चलो। तो देखो मैं लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 3। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं बेटा, KQ² अपॉन, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? √2 आएगा, √2 आएगा। तो क्या लिख रहा हूं मैं? √2 का होल क्यूब इनटू, ये क्या लिखूंगा मैं बताओ, है ना? 1 माइनस, इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा बोलो? इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 1, 0, 1। इज दैट ओके? तो इसको मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? दिस माइनस दिस। तो कितना लिखूंगा? समझ में आ रहा है कि आपको? माइनस I कैप माइनस K कैप। क्लियर हुआ? देखो सही लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये चार्ज है ना बेटा, तो यहां पे I और K दोनों आएगा ना। अच्छा यहां पे छूट गया, ओके अभी क्लियर है? अभी और कोई डाउट है इसमें? ये क्लियर हुआ सबको? पीछे यार आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है ना? कि जबरदस्ती बोल रहे हो? यस सर। पीछे बेटा आप लोगों को इतना शांत क्यों? क्लियर है? मैं क्या लिख रहा हूं समझ में आ रहा है? ये रुक जाओ, मैं फिर से कर देता हूं। तुम लोग का रिस्पॉन्स जबरदस्त नहीं आ रहा। एक सेकंड रुक जाओ, देखो फिर से समझते चलो। यहां पे पहले कर लेते हैं ना। देखो चलो बताना मुझे, पहले वेक्टर लिख लेते हैं। R21 की वैल्यू कितनी आएगी?
पहले ये लेंथ बता, ये लेंथ 1 मीटर हो जाएगी, ये भी 1 मीटर होगी, है ना। ये जो आपका फेस डायगोनल होगा, फेस डायगोनल कितना आएगा, √2। जो बॉडी डायगोनल होगा इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, बॉडी डायगोनल कितना आ जाएगा, √3। क्या हुआ, दिक्कत है क्या कोई बेटा? बॉडी डायगोनल कितना आ जाएगा, √3। ये कितना होगा, √2। बॉडी डायगोनल कितना हो गया, √3। अब चलो फोर्स लिखते हैं, तो सॉरी पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे बताओ? हम फोर्स निकाल रहे हैं 1 पर बिकॉज ऑफ 2, R12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिर्फ आएगी आपकी K कैप। इसी तरीके से अगर लिखो आप R जो सीधे हुए हैं, R15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस सॉरी माइनस में आएगी ना, माइनस K कैप माइनस J कैप, R1 कितना आ जाएगा, वहां पे 4 लिख लेते हैं पहले, 14 कितना आ जाएगा बेटा, माइनस I कैप। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से आप ये निकालो R13 कितना आ जाएगा, माइनस I कैप माइनस K कैप, माइनस I कैप माइनस K कैप। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा बताओ जरा, इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा 0, 1, 0। थोड़ा ध्यान से देखते चलो, कंफ्यूज नहीं हो। इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 1, 0, 0। अभी इसका कोऑर्डिनेट बता दो कितना आ जाएगा, 1, 1, 0। इसका कोऑर्डिनेट कितना जाएगा, 1, 1, 1। इसका कोऑर्डिनेट कितना जाएगा बताना बेटा? ये किस प्लेन में है, YZ प्लेन में है ना। कितना आएगा, 0, 1, 1। पहले कोऑर्डिनेट सबको समझ में आ गया। अब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो सब में माइनस ही करके रखेंगे, क्योंकि यहां इसमें से इसको घटा रहे हैं हम लोग। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका वेक्टर कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 0, 0 है। इसमें से इसको घटाएंगे तो सब माइनस ही होके आएगा ना, समझ में आ रहा है ना? ओके, तो चलो बता दो कितना हो गया हमारा। ये डायरेक्ट वाले होंगे, 13 हो गया। अब हम लिख रहे हैं 16। R16 बता दो कितना हो जाएगा, R16 कितना होगा, माइनस J कैप माइनस K कैप। इसी तरीके से बता दो R कौन सा बचा बेटा, 18 कितना जाएगा, माइनस I कैप माइनस J कैप। एक और बचा ना, कौन, R17। ये कितना जाएगा, माइनस I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप। इतना सबको क्लियर हुआ? अभी सबको क्लियर है? चलो अब निकाल रहे हैं हम फोर्स ना। फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 हम कैसे लिखेंगे बोलो, KQ1 Q2 अपॉन R12 का होल क्यूब इंटू R12। इज दैट क्लियर? तो देखो KQ1 Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, KQ स्क्वायर। R12 की वैल्यू आप डायरेक्ट भी देख सकते हो कितना है, 1। तो कितना जाएगा, 1 का क्यूब इंटू ये कितना होगा बेटा, माइनस K कैप माइनस K कैप। तो कितना इसको लिखोगे, KQ स्क्वायर माइनस K कैप। इज दैट ओके? इसी तरीके से क्विकली बोलो F13, सॉरी वहां से ऊपर से नीचे चलते हैं ना, ये कौन सा है, 15 है, 5 है ना, अच्छा 15। ये कितना आ जाएगा, K देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, K इसका लिख रहे हैं ना 15 का, तो मैं देखो इसको क्या लिख दूं, KQ स्क्वायर बाई 1 इंटू माइनस J कैप। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, KQ स्क्वायर माइनस J कैप। इज दैट ओके? इसी तरीके से F1 लास्ट वाला कितना है, 4। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, KQ स्क्वायर माइनस I कैप। सबको समझ में आ रहा है? अब देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं, F13 कहां पे बताओ, 3 की डिस्टेंस कितनी है, √3, तो √2 सॉरी, तो क्या लिखूंगा, KQ स्क्वायर बाई यहाँ पे क्यूब होगा तो इसको मैं 2√2 लिख सकता हूं, इंटू डायरेक्ट में वेक्टर लिख रहा हूं कितना, माइनस I कैप माइनस K कैप। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला 16, ये भी कितना हो जाएगा, 16 कहां पे है, देखो ये भी डिस्टेंस कितनी है, √2 है, तो इसको भी मैं लिख लूं KQ स्क्वायर अपॉन 2√2, वेक्टर इसका कितना आ जाएगा, माइनस J कैप माइनस K कैप। इसी तरीके से F16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी F18 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, KQ स्क्वायर अपॉन 2√2 कितना आ जाएगा बेटा, माइनस I कैप माइनस J कैप। उसके बाद नेक्स्ट और बचा कौन, F17। इसमें कितना आ जाएगा, 17 कितना होगा, ठीक है, 17 कितना हो जाएगा, √3 डिस्टेंस होगा ना, KQ स्क्वायर अपॉन 3√3
माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। अब सबको एक साथ आप आई जे के में जोड़ देना, के क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेना और बाकी सबको ऐड कर सकते हो। इसको इतने पे रहने दो, एफ नेट आप सबको जोड़ के वेक्टर फॉर्म में निकाल लोगे। समझ में सबको आया कि नहीं आया? काफी परेशान किया ना। अच्छा किसको किसको नहीं समझ में आया बताओ? खड़े हो जाओ पहले और जेन्युइनली बताओ किसको नहीं समझ में आया, क्योंकि इसके बिना मैं आगे नहीं चलूंगा ना। बैठ जा पहले, ये वाला पार्ट समझ, पहले कोऑर्डिनेट समझ में आ गया? कोऑर्डिनेट समझ, जो मैंने कोऑर्डिनेट लिखा है समझ में आया? ये नहीं समझ में आया? देख देख बेटा, R12 क्या है ध्यान समझना। अगर मैं R1 लिखूं तो R1 कितना है? 0। R1 तो 0 ओरिजिन इटसेल्फ है ना, तो R1 कितना हो गया? 0 I 0 J 0 के। अगर मैं 2 लिखूं तो R2 कितना लिखूंगा बताना? R2 कितना हो जाएगा? केवल क्या आएगा? K कैप आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरीके से R3 लिख सकूंगा, R4 लिख सकूंगा, R5 सब लिख सकता हूं। तो अगर मुझे R12 चाहिए ना, तो मैं क्या लिखूंगा बताना? R12 चाहिए तो मैं लिखूंगा R1 माइनस R2। तो R1 कितना है? 0। 0 माइनस R2 जो भी कोऑर्डिनेट होगा, देख 2 का कोऑर्डिनेट कितना है? 1। K कैप है यहां पे, तो माइनस K कैप आ जाएगा, तो R12 माइनस K हो गया। इसी तरीके से R15 जो है बेटा, देख 5 क्या है यहां पे? क्या है? J है, तो 1 माइनस 3 लिखेंगे ना, तो 3 कितना है? J कैप है, तो 1 3 मतलब 1 माइनस 3 दैट इज 0 माइनस 3। 0 माइनस 3 कितना है? J कैप, तो माइनस J कैप आ गया। अभी क्लियर हो गया? अभी जो लिख रहा हूं समझ में आ रहा है? स्टार्टिंग में थोड़ा आपको रिवीजन करना पड़ेगा, घर पे जाके प्रैक्टिस करना, क्लियर हो जाएगा। अभी कोई डाउट आ रहा है? इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो सब किया था ना, तो आपको उतना कैच करना पड़ेगा ना पीछे। अभी कोई डाउट आ रहा है किसी को? नहीं बोलोगे? समझ में आ गया मतलब, आगे चलते हैं फिर। हाँ जी, हाँ सबको वेक्टर फॉर्म में ऐड करोगे ना। देखो के क्यू स्क्वायर तो सब में कॉमन हो जाएगा, तो इसमें कितना आ गया? माइनस के, यहाँ पे माइनस जे माइनस आई माइनस के बाई 2√2 होगा, तो आपको यहाँ से ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? ऐड करके लिख दूं क्या? रिजल्टेंट कितना है लिख दूं? चलो एक सेकंड, देखो यहाँ पे एफ नेट में लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? दूसरे पेन से लिख लेता हूं। देखो एफ नेट यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान समझना बेटा। एफ नेट में लिख रहा हूं तो मैं पहले के क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लिया। किसको कॉमन ले लिया? के क्यू स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया। के क्यू स्क्वायर मेरा कॉमन हो गया, ठीक है। अब देखो क्या लिख रहा हूं, आई को एक साथ रख रहा हूं। आई कहां पे है? देखो ऊपर वाले में के है, यहां पे भी नहीं है, यहां पे -1, तो -1 आ गया, ठीक है। इसमें आई है -1/2√2 है, कितना है? -1/2√2। और आई कहां पे है? यहां पे भी नहीं है, यहां पे है ना, तो -i/2√2, तो इसको मैं -2/2√2 लिख दे रहा हूं। समझ में आ गया? और यहां पे कितना आ गया? -1/3√3। क्लियर हो गया बेटा? इतना आई कैप हो गया, ठीक। प्लस समझ में आया कि नहीं? मैं पहले के क्यू स्क्वायर बाई कॉमन ले लिया, सारे आई को एक साथ जोड़ा। इसी तरीके से सारे जे को एक साथ जोड़ लो, तो यहां पे कितना? -j। अब देखो यहां पे एक बार -j आया, एक बार यहां पे -j आया, तो मैं यहां पे डायरेक्ट इसको कैंसिल आउट करके 1 लिख देता हूं। देखो समझ में आ रहा है क्या? -2/2√2 है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1/2√2, 1/√2 सॉरी, तो -1/√2 और -1/3√3, इतना आई कैप हो गया। इज दैट ओके? इसी तरीके से जे वाला देखो कहां पे जे है, यहां पे एक बार जे आया, देखो कहां गया? यहां पे एक बार जे आया, तो क्या हो गया? माइनस और -1 जे के साथ लिख रहे हैं, यहां पे -1 है, उसके बाद जे देखो यहां पे है और यहां पर है, तो 1/2√2 जोड़ोगे तो कितना जाएगा? -1/√2 आ जाएगा। और यहां पे कितना है? -1/3√3, इतना क्या आ गया? जे कैप आ गया। प्लस के कैप का भी इसी तरीके से लिख देते हैं। के कैप कहां पे है आपका? यहां पे है, दैट मीन्स कितना हो गया बेटा? अब -1 आ गया, और के कैप देखो एक बार यहां पे है और एक बार यहां पे है, तो -1/2√2, और यहां पे कितना आ गया? -1/3√3, क्या आ गया? के कैप आ गया। अब मैं एक चीज दिखा कि इसको भी आप बाहर कॉमन ले सकते हो, इसको भी आप कॉमन ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? तो देखो इसको आप एफ नेट फाइनली आपका कितना जाएगा? दैट मीन्स एफ नेट इज इक्वल टू कितना आ गया? बोलो जल्दी, है ना। माइनस को एक साथ लिख लो, -के क्यू स्क्वायर 1 + 1/√2 + 1/3√3
आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। समझ में आ गया क्या सबको? मैंने माइनस इसमें से कॉमन ले लिया, माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, सब में से माइनस निकल गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा? 1 प्लस 1/2 1/√2 प्लस 1/3√3 आई प्लस जे प्लस के। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सारा होमवर्क मुझसे ही करा लो। क्लियर है ना? एक बार घर पे जाके कर लेना बेटा। ठीक है, आगे चलता हूं। अब आते हैं, देखो इफेक्ट ऑफ मीडियम एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ये वेक्टर फॉर्म वाले में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, एक बार घर जाके प्रैक्टिस करना तो और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो हेडिंग डालो, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। सही है, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए इस क्वेश्चन में। अच्छा, अभी तो हम लोग शुरू भी नहीं हुए, अभी आपको ब्रेक चाहिए, बताओ। अभी 1 घंटे बाद आपको 15 मिनट का ब्रेक दे मिलतेगा, चिंता मत करो। आधे घंटे का ना, आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा। आगे चलें, चलो। तो इस क्वेश्चन को जो हमने किया अभी, एक बार घर जाके जरूर प्रैक्टिस करना। मैं नेक्स्ट क्लास में सबका नोट्स चेक करूंगा। ठीक है, और बेटा कोई भी डाउट आए तो पूछ लेना, या आज अगर कोई डाउट हो तो क्लास के बाद रुक के पूछ लेना। ठीक है, आज अब स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्सेस को ध्यान समझेंगे हम लोग। इधर देखो जी, बात नहीं, बिल्कुल बात नहीं। इधर देखो, सपोज बेटा ऐसे कोई चार्ज यहां पर Q है, और अगर मैं सिंपली बोलूं ये चार्ज Q को मैं किसी मीडियम में रख देता हूं। मीडियम मतलब सपोज ये वाटर है, अगर आप कुछ नहीं इमेजिन कर पा रहे, सिंपल समझ लो क्या है, ये वाटर है। मीडियम मतलब आप इसको वाटर ही समझ लो, अगर कोई मीडियम नहीं समझ पा रहे हो। अब अगर वाटर कोई मीडियम है, इसको समझो, तो वाटर में का स्ट्रक्चर कितना होता है बताओ? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यही पढ़ते हो ना। इनके बीच में कितना एंगल होता है? वो मेथेन का होता है, किसका होता है? चलो अच्छा ठीक है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो, इधर आओ। ये HOH हो गया, ठीक है। ये एंगुलर शेप होता है, आपको पता है, लोन पेयर होता है, रिपेल करता है तो एंगुलर शेप आता है, वो सब जानते हो ना। इधर देखो, स्ट्रक्चर में नहीं जाते, आपको पता है कि इस पे पार्सली नेगेटिव चार्ज आता है और इस पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जो आपका कोई भी एटम है, उसमें जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, जो भी है, ये क्या होते हैं? पोलराइज्ड हो जाते हैं। तो जब मीडियम में, मीडियम क्या है? मान लो वाटर एक पोलर मीडियम है, या कैसा भी मीडियम हो, है ना। अगर यहाँ पे कोई भी चार्ज रखोगे तो चार्ज क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। हमारे केस में मान लो वाटर मान लेते हैं, तो पॉजिटिव अगर चार्ज है Q, तो अपने आसपास क्या करेगा बेटा? नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव चार्ज इसके आसपास ऐसे सराउंडिंग हो जाएंगे, है ना, पोलराइज होकर पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसके चारों तरफ आ जाएंगे। ये बात सबको समझ में आई? अगर सिंगल चार्ज है तो इस तरीके से आपके इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। अब ऐसा समझो कि अगर मान लो कि 2 चार्ज हो गए तो क्या होगा? इधर समझो, जैसे मान लो 2 चार्ज, इसी तरीके से अगर मीडियम में मैं 2 चार्ज को रखता हूं, एक चार्ज सपोज यहां पर है और दूसरा चार्ज यहां पर है। ये सेकंड केस है, वो फर्स्ट सिनेरियो था, सेकंड सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो में अगर मैं 2 चार्ज को ऐसे रखता हूं कुछ डिस्टेंस पर, सपोज इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? R। अब क्या होगा? दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज अगर अभी हम कंसीडर करें, तो पहले तो इसकी खुद की वजह से नेगेटिव चार्ज ऐसे, है ना, इसके आसपास इंड्यूस हो गए थे, इसके आसपास नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गए थे। लेकिन होगा क्या कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, यहां पर भी तो पॉजिटिव चार्ज है, तो जो इस चार्ज का ये वाला हिस्सा होगा, इधर थोड़े से ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएंगे, थोड़े ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएंगे। सेम वही केस इसके लिए भी होगा, अभी हम बस एक पे फोकस कर रहे हैं। बात समझ में आई? अब इस चार्ज पे अगर आप फोर्स देखो, तो इस चार्ज पे कितने लोग फोर्स लगा रहे हैं? एक तो ये चार्ज फोर्स लगा रहा होगा, वो रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा, तो रिपल्सिव फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, वो आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स वो लगा रहा है चार्ज, है ना, जो कितना लगा रहा होगा, ये इसको मैं FV लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो ये चार्ज लगाएगा, दैट मींस दिस इज इक्वल टू KQ² अपन R², या Q1 Q2 बाई R², जो भी ले लो। अगर Q1 Q2 ले लो तो ये इसको हम क्या लिखेंगे? इसको यहां पे हम लिखेंगे Q1 Q2 अपन R²। इज दैट ओके? ओके। बट यहां पे क्या होगा बेटा? जो चारों तरफ इसके चार्ज इंड्यूस हो गए तो वो भी तो फोर्स लगाएंगे। अब ध्यान समझना, ये जो चार्ज है, इस पे इस साइड ज्यादा चार्ज नेगेटिव इंड्यूस है,
तो इसका मतलब इस पे जो नेट फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, साथ में कुछ चार्ज यहां पे भी इंड्यूस होंगे, वो भी फोर्स लगाएंगे, बट इस पे जो इफेक्टिवली फोर्स लगेगा इंड्यूस चार्ज होने की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा। इज दैट क्लियर सबको? तो ये जो इंड्यूस चार्ज है इस पे किधर की तरफ फोर्स लगा रहे होंगे, ये इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहे होंगे, दिस इज बिकॉज ऑफ इंड्यूस चार्ज। ये कौन फोर्स लगा रहा है? इंड्यूस चार्ज इस पे फोर्स लगा रहे हैं। पहले आपको इधर समझ में आ गया इधर चार्ज ज्यादा क्यों आएंगे? इस केस में यूनिफॉर्मली चार्ज इंड्यूस होंगे, इस केस में जो चार्ज इस पे चारों तरफ इंड्यूस होंगे यूनिफॉर्मली होंगे, बिकॉज सिंगल है, यहाँ पे थोड़ा सा इधर क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो इसके वजह से जो अट्रैक्टिव नेट फोर्स लगेगा इधर कितना लगेगा, ज्यादा लगेगा। अब इस चार्ज पे अगर हम नेट फोर्स निकालें, अगर इस चार्ज पे हम क्या नेट फोर्स निकालें, तो एफ नेट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माइनस एफ इंड्यूस्ड फोर्स। इज दैट ओके? जो इंड्यूस चार्ज की वजह से है एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स माइनस एफ बिकॉज ऑफ इंड्यूस चार्ज। इज दैट क्लियर? अब देखो बेटा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का चार्ज है कितना होता है, के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर माइनस एफ इंड्यूस्ड। मतलब अगर जो वैक्यूम, ये कौन सा फोर्स है जो वैक्यूम में लगता है, ये कौन सा फोर्स है, बिकॉज ऑफ मीडियम इतना उसमें फोर्स उसमें से क्या होगा, घट जाएगा। अब जब इसका नेट हम लिखते हैं ना, ध्यान समझना, ये जिसका जब हम नेट लिखते हैं तो नेट कितना आता है बेटा, नेट आता है के बाई एप्सिलॉन आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको? के बाई एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये बात समझ में आई सबको? क्लियर हुआ? मतलब फोर्स कितना होता है, घट जाता है। इफेक्टिवली कितने टाइम्स घटता है, एप्सिलॉन आर टाइम्स घटता है। इसके बारे में और डिटेल हम कहां पढ़ेंगे, कैपेसिटर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना समझो, घट के कितना आता है, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या है, इस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी है। एप्सिलॉन आर क्या है, ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इतनी बात आपको समझ में आ गई? इसका मतलब नेट फोर्स क्या होगा, मीडियम में रखने पे क्या होगा, नेट फोर्स घट जाएगा। ठीक है बेटा? हाँ जी बेटा, वाला अच्छा ठीक है, एक बार ऐसे समझो यहां पे क्या दिक्कत आ रही। पहले सिंपल चार्ज है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा चार्ज। अगर दो चार्ज हैं तो ये भी कुछ नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो इस डायरेक्शन में थोड़ा इंड्यूस चार्ज ज्यादा हो जाएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन के चार्ज ऑब्वियसली इंड्यूस होंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव। जब इस डायरेक्शन में आपके पास ज्यादा चार्ज इंड्यूस हो गए तो इस चार्ज के चारों तरफ इंड्यूस चार्ज अपनी तरफ फोर्स लगाएंगे, कुछ इधर लगाएगा कुछ इधर लगाएगा, लेकिन जो इधर चार्ज इंड्यूस है ज्यादा है, इसका मतलब इधर फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। इसका मतलब इंड्यूस चार्ज की वजह से नेट फोर्स इधर तरफ लगेगा। अब ये चार्ज इस पे इधर तरफ फोर्स लगाता, इंड्यूस होने की वजह से नेट फोर्स इधर लगा, इधर फोर्स लगा इंड्यूस की वजह से, तो जो नेट फोर्स लगेगा इसमें से इतना घट जाएगा। तो इतने में से हमने इसको इतना घटाया, इफेक्टिवली घट के कितने टाइम्स होता है, 1 बाई एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाता है। एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये सबको समझ में आ गया? हाँ जी, थोड़ा लाउड बोल बेटा। हाँ, और इसके साथ भी वैसा ही होगा। तो ये फोर्स दोनों पे लगता है ना, इतना अमाउंट ऑफ फोर्स इस पे लगेगा, इतना अमाउंट ऑफ फोर्स इस पे लगेगा। इस पे भी सेम होगा, इस पे भी इंड्यूस की वजह से इधर लगेगा ज्यादा होगा, और इसके वजह से इधर होगा, नेट इस पे किधर इधर होगा, थोड़ा घट जाएगा इस पे भी। नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपल्सन फोर्स लगाएंगे। अभी हम फोर्स किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं Q1 और Q2 पर। समझ में आ गई बात बेटा? और जो नेगेटिव चार्ज है इनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, इंड्यूस चार्ज बहुत कम होते हैं, तो उनका आपस में इंटरेक्शन को हम निगलेक्ट करते हैं, बहुत मिनिमल होते हैं। ये बात आपको समझ में आई? और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर रिपेल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलो, क्या बेटा? परमिटिविटी का? अच्छा, आपने पिछली बार भी पूछा था ना, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ हाँ, उसी पे आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं बेटा, उसी पे आ रहे हैं। अभी पहले इतना समझ में आ गया, थोड़ा सा हम परमिटिविटी के बारे में बात करें। इतना सबको क्लियर हो गया? पहले घट जाता है, इज दैट क्लियर? ओके, रुक जाओ।
ओके, क्लियर हो गया। अब देखो थोड़ा सा परमिटिविटी के बारे में बात करते हैं बेटा। देख, कोई भी जब मीडियम होता है ना, तो परमिटिविटी हम किस लिए डिफाइन करते हैं? किसी मीडियम के लिए डिफाइन करते हैं। किसी मीडियम में चार्ज, जो ऐसे आपके अभी दो टाइप के मीडियम हम पढ़ेंगे, पोलराइज, पोलर होंगे, नॉन पोलर होंगे, वो सब हम कैपेसिटर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले समझो कोई भी जैसे मीडियम हो गया ना, इस मीडियम के लिए हम तीन चीज डिफाइन करते हैं। एक तो होता है परमेबिलिटी, जिसको हम कहां पढ़ेंगे? मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे परमेबिलिटी। और इधर क्या है? परमिटिविटी। और क्या होती है एक? और क्या होती है? परमिबिलिटी, परमिटिविटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, वो तो आप ऑप्टिक्स तो, हाँ एक और कोई चीज होती है इसे? नहीं, इधर देखो। चलो, तो आपके पास तीन चीजें हो गई। एक हो गई परमिटिविटी, एक हो गई परमिबिलिटी, म्यू से उसको डिनोट करते हैं, और एक होती है आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? एन से। इनके बीच में एक रिलेशन होता है। इनके बीच में जो रिलेशन होता है, इस रिलेशन को कहां पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जब वेव पढ़ेंगे ना, वो आएगा आपका ऑप्टिक्स में, वहां पे इसको हम डिटेल में डील करने वाले हैं। अभी इसके बारे में हम ज्यादा यहाँ पे बातें नहीं करेंगे। यहाँ पे पहले समझ लो, थोड़ा परमिटिविटी के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे आते जा रहे हैं, देखो पहले बेटा, जो कोई मीडियम होती है, मीडियम कितने अच्छे से पोलराइज हो सकती है ना? जो जितना अच्छे से पोलराइज हो सकती है, उसमें चार्ज उतना ज्यादा इंड्यूस्ड होगा। चार्ज उतना ज्यादा इंड्यूस होगा तो उसकी जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है वो क्या होती है? ज्यादा हो जाती है। बात समझ में आई? क्लियर हुआ आपको? एक तरह से समझो, परमिटिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी मीडियम का जो चार्ज के इंड्यूस होने की कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इज दैट क्लियर? किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? चार्ज के इंड्यूस होने की। अब इसमें हम दो चीजें डिफाइन कर रहे हैं। एक होता है बेटा एप्सिलॉन नॉट, एक होता है एप्सिलॉन, और एक होता है एप्सिलॉन आर। इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम। इसको क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। परमिटिविटी लिख लो आप लोग, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस को हम क्या बोलेंगे? वैक्यूम बोलेंगे। इसको हम बोलते हैं बेटा एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ऑफ द मीडियम। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तीन वर्ड हो गया। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? कोई भी मीडियम कितने इजिली क्या हो सकती है? आयनाइज्ड हो सकती है या फिर इंड्यूस हो सकती है। उसके जो मीडियम है, जितना ज्यादा इंड्यूस होगा परमिटिविटी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर? अच्छा, अगर कोई इंड्यूस नहीं होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। रिलेटिव परमिटिविटी 1 से कम नहीं हो सकती इन जनरल। 1 किसके लिए होती है? वैक्यूम के लिए होती है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 किसके लिए? वैक्यूम के लिए। रिलेटिव परमिटिविटी की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग। देखो, अब रिलेटिव परमिटिविटी जब हम डिफाइन करते हैं तो ये होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। समझ में आ रही है? ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितना होता है बेटा? एप्सिलॉन। ये कितना हो गया? एप्सिलॉन नॉट। इसको हम क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन आर। सब क्लियर हुआ? ठीक है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसी मीडियम की कैलकुलेट की जाती है बेटा। रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यहां से देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी आ जाएगी। हाँ बोलो बेटा। क्या वाटर की? नहीं, वाटर की नहीं, वैक्यूम की। वैक्यूम की हम देखो, जो परमिटिविटी हम कैलकुलेट करते हैं, परमिटिविटी एक रिलेटिव टर्म है। किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं हम लोग? वैक्यूम के। वैक्यूम का हमने एप्सिलॉन नॉट लिया, तो हमारे लिए काम का कौन है? हमारे लिए काम का रिलेटिव परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी का ज्यादा रोल नहीं है।
सारे परमिटिविटी किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे? वैक्यूम का। वैक्यूम का कितना लिया? एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे काम का आता है बेटा रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी वैक्यूम के निकालोगे तो वैक्यूम अपॉन वैक्यूम कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, सबको समझ में आ गई बातें, है ना? तो हम क्या यूज करेंगे? एप्सिलॉन आर यूज कर रहे हैं। अब अगर इस फॉर्मूले में देखो तो k की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप चाहो तो एप्सिलॉन आर को e बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो, लेकिन जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन हम कहीं हमें वैल्यू मिलेगी नहीं। हम हमेशा किसके बारे में बात करेंगे? एप्सिलॉन आर के रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे। तो इसलिए इस फॉर्मूले को हम लोग एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर के फॉर्मेट में ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इज दैट ओके? ओके, अब एक चीज और समझो, ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अब ये हम कहां पढ़ेंगे? कैपेसिटर में पढ़ेंगे। दिस इज आल्सो नोन एज, यहां पे लिख लेना, इज आल्सो नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? अभी कोई डाउट है बेटा? पूछ। तो यहां से मोटा मोटी आपको क्या समझना है कि जब फोर्स होता है, अगर वैक्यूम में जितना फोर्स है F, अगर उसको किसी मीडियम में रखते हो चार्जेस को, तो फोर्स घट जाता है। कितना घट जाता है? 1/एप्सिलॉन टाइम्स एप्सिलॉन आर क्या है? उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? दैट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दैट्स इट। इज दैट क्लियर? चलो, नोट कर लिया सब लोगों ने? अब एक सवाल पे आते हैं ना, पहले क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो। तो बेटा तू खड़ा हो जा ना। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, क्या नाम है? ओके, अभी तू नोट नहीं कर रहा है? नोट्स दिखाना मुझे। नोट कर रहा है क्लियरली? डिसिप्लिन के साथ कोई भी मजाक नहीं करना, है ना? क्लास में आप समझोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछो। यहाँ पे कहानियाँ बेटा ज़्यादा नहीं चलेंगी ना, हम लोग एडवांस क्वालिफाई करने के लिए आए हैं, तो हम उसी लेवल से पढ़ाई करेंगे। हम भी आपको छोटे छोटे क्वेश्चन बता कहानियाँ बता के चलें, आप कहानी लेके चले गए घर, उससे क्या मतलब है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस चीज़ को समझो कि यहाँ पे मज़े लेने के लिए नहीं आए हो, पढ़ने के लिए आए हो, और पढ़ाई करने के लिए आपको एफर्ट लगाने पड़ते हैं। आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का, यू हैव टू। समझ रहे हो मेरी बात? सक्सेस कभी भी आसानी से नहीं मिलेगी। अगर मजे लेते लेते पढ़ने वाले होते हैं, अगर ऐसे पढ़ने में मजा आता तो आपको लगता है आईआईटीएंस की कमी होती? आपका एक एक सेकेंड यूटिलाइज होना चाहिए। आप लोग 12th में आए हो, अभी 11th का आपका पूरा पोर्शन रिवीजन है नहीं है, छूटा हुआ है, तो कम से कम यहां पर इतना एक्टिव रहो कि नोट्स में बस एक बार देखना रहे घर जाकर के। यहां पे जो डाउट है क्लास के बाद या अभी ब्रेक है या फिर आपका जब पूरी क्लास कंप्लीट हो जाए तब डिस्कस करो मुझसे। और अगर इस मकसद से नहीं आए कि जेई में आपको सिलेक्शन लेना, उतनी एनर्जी उतनी एटीट्यूड नहीं है वैसी, तो फिर गलत जगह आए हो। समझ रहे हो मेरी बात? चलो अब इस क्वेश्चन देख बेटा, क्या बोला गया है? दो पेंडुलम है, पहले समझ लेते हैं। हाँ, पहले मुझे बताओ आंसर क्या है, घटेगा कि बढ़ेगा? यहां पे एक चीज समझो, θ1 θ2 बराबर ही है। θ1 एंड θ2 क्या है? स्टार्टिंग में सेम है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक सेकंड रुक जा बेटा, एक सेकंड रुक जाओ।
हाँ पहले बता दो θ1 θ2 क्या होंगे, बढ़ेगा घटेगा। एक इस क्वेश्चन को ऐसे लिखो, रुक जाओ, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है। यहाँ पे ना आप लोग क्वेश्चन लिख लियो पूरा, ये आपका ये भी थीटा है, ये भी आपका क्या है थीटा है, दोनों क्या है थीटा ही है, ठीक है। इसमें है थीटा बढ़ेगा, इसमें है थीटा घटेगा, इसमें है थीटा कांस्टेंट रहेगा, और इसमें है नन ऑफ द एबव। नोटा मतलब क्या है, नन ऑफ द एबव, ये ऑप्शन है, राइट। चलो बताओ मुझे क्या होगा, थीटा घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। अच्छा जरा फोर्स एनालिसिस करते हैं ना, नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा mg, इधर की तरफ कौन, देखो ये चार्ज अगर यहां पर है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगाएंगे, इधर की तरफ कौन फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जितना ज्यादा रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जितना ज्यादा रहेगा, पेंडुलम उतना दूर जाएंगे एक दूसरे से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कम होगा तो पेंडुलम एक दूसरे के नजदीक आएंगे, क्योंकि mg उनको नजदीक लाएगा। अब जब मीडियम में डालेंगे तो फोर्स क्या होगा, ये फोर्स क्या होगा, घटेगा ना, सिंपल सी बात करो, मीडियम में डालने पे घटेगा, घटेगा तो mg डोमिनेट करेगा, तो और क्या आएंगे, क्लोज आएंगे, तो थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा, क्लियर है सबको, थीटा घट जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या है। देखो पहले क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं आया बेटा, देख समझ ले ऐसे, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इधर था, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इधर है, इधर क्या है mg है, अगर इसको वाटर में डाला, किसी मीडियम में डालोगे तो लो ये फोर्स क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। समझ में आ रहा है सबको, नहीं आ रहा, चलो मैं डिराइव करता हूं, ऐसे समझो, ऐसे देखो, इसका सोल्यूशन अगर करना हो तो ऐसे हम करेंगे। सब लोग देखो, अगर इधर मान लो फोर्स F इनिशियल है, यहां पे भी फोर्स कितना है F इनिशियल है, या सिंपल फोर्स समझो F ही है, अभी F ही ले लेते हैं, F इनिशियल मत करो, F ही करो। ये फोर्स कितना है F, ये फोर्स कितना है F। अब ध्यान समझना बेटा, अगर मैं इस कंसेप्ट को समझो, ऐसे सबको नोट भी करना है, अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। अगर इधर मैं टेंशन कितना लेता हूं T, तो इधर कितना जाएगा T cos थीटा, इधर कितना जाएगा T sin थीटा। तो मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो मैं क्या लिख सकता हूं, T cos थीटा इज इक्वल टू mg और T sin थीटा इज इक्वल टू Fv। दोनों का रेशियो ले लो, इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो, तो कितना जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू Fv अपान mg, या यहां पे F हमने लिया तो F ही लेते हैं, F अपान mg। तो अब आप एक बात मुझे बताओ कि पहले क्या हो रहा है, F जो बाद में F क्या हो रहा है, F घट रहा है, F क्या हो रहा है, घट, अगर F घटेगा तो tan थीटा क्या होगा, घटेगा, और tan थीटा घटेगा तो थीटा क्या होगा, घटेगा कि नहीं घटेगा, थीटा, tan थीटा क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, इंक्रीजिंग मतलब थीटा घटे बढ़ेगा तो tan थीटा भी बढ़ेगा। तो अगर tan, देखो F बाद में आपको पता है घट जाएगा, F घटेगा तो tan थीटा घटेगा, tan थीटा घटेगा तो थीटा भी घटेगा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, B विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। आगे चलें। अरे मैडम जी इसको हम किस में डाल रहे हैं, मीडियम में डाल रहे हैं ना, मीडियम में डालेंगे तो क्या होगा, फोर्स घट जाएगा ना। अरे बोलो, हाँ वो इक्वल ही होंगे। एक्चुअली दूसरा क्वेश्चन इन्होंने डायग्राम बना दिया था, अपोजिट, एक मुझे बाबा तो अपोजिट साइन करेंगे, दूरी क्यों जाएंगे, ये mg भी नजदीक लाएगा, फोर्स भी नजदीक लाएगा, तो सीधे खड़े रहेंगे ना पिन, और पास नहीं, बिल्कुल पास, एकदम स्ट्रेट वर्टिकली डाउन हो जाएंगे ना। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, mg खुद उनको नजदीक ला रहा है, फोर्स भी लाएगा, तो सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड उठ जाएगा। ठीक है बेटा, इधर क्लियर है सबको, कोई डाउट, तुम लोग को समझ में आ रहा है, पीछे आप ही लोगों को बोला जो पीछे देख रहे हो, समझ में आ रहा है सबको, कोई डाउट है तो पूछते चलना।
mg से mg, देखो mg इसको नजदीक लाएगा ना। अगर मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स नहीं होता तो mg की वजह से नजदीक आ जाते हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड जाते हैं। तो mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो मान लो अगर फोर्स हटा लो तो ब्लॉक यहाँ पे नहीं आ जाएगा, बॉल यहाँ पे आएगा ना। तो mg की वजह से तो आ रहा है ना। एक्चुअली mg इसके अबाउट टॉर्क जनरेट करेगा, जिसकी वजह से ऐसे घूम के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो mg इसको क्लॉकवाइज यहाँ पे लाने की कोशिश करता। अगर फोर्स घटेगा तो mg थोड़ा डोमिनेट करेगा, तो थोड़ा सा और नजदीक आ जाएंगे, ठीक है। तो लॉजिकली उसको समझ सकते थे। चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। हेडिंग डालो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। जब भी नई टॉपिक हेडिंग डाला करो तो फ्रेश पेज से डाला करो, समझ रहे हो? क्लियर है, ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, आगे चलें। पहले इक्विलिब्रियम का मतलब समझो। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है बेटा? नेट फोर्स, हाँ, केवल नेट फोर्स या नेट टॉर्क भी? अगर मैं सिंपल इक्विलिब्रियम बोलूं तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या? नेट फोर्स जीरो या नेट टॉर्क भी जीरो? इधर देखो, अच्छा मुझे बताओ, ये मान लो हिंज है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर, नेट फोर्स जीरो है कि नहीं है? हाँ, तो इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशन होने चाहिए, नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों जीरो होने चाहिए, तभी बॉडी इक्विलिब्रियम होगी, अदरवाइज बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। तो वही तो मैं बोल रहा हूं ना, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, दिस इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो पहले स्टेटमेंट लिखो, फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम, फॉर अ बॉडी टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, फॉर अ बॉडी टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, for a body to be in mechanical equilibrium, net force and net torque both should be zero, both should be zero, net force and net torque both should be zero। net force मतलब कौन सा फोर्स? फोर्स along x axis, फोर्स along y axis, फोर्स along z axis। net torque means कौन सा टॉर्क? नेट टॉर्क along x axis, नेट टॉर्क along y axis, नेट टॉर्क along z axis। मतलब 6 चीजें जीरो होनी चाहिए। समझ में आ रही है? क्या क्या जीरो होना चाहिए बेटा? F net has to equal to 0, that means क्या? net force along x axis should be equal to 0, net force along y axis should be equal to 0, and similarly net force along z axis should be equal to 0, and net torque should be equal to 0, that means torque along about x axis should be equal to 0, net torque about y axis should be equal to 0, and the net torque about z axis should be equal to 0। ये बात सबको समझ में आ गई है ना? तो इसको क्या बोलोगे? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलोगे? अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो ये, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो ये। अगर ये वाला सिर्फ जस्टिफाई हो रहा है तो रोटेशनल, ये वाला जस्टिफाई हो रहा है तो क्या? ट्रांसलेशनल, ये वाला रोटेशनल। इज दैट ओके? ओके। अब जो इक्विलिब्रियम होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। इक्विलिब्रियम कितने टाइप्स के होते हैं? कौन कौन? ये नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम मैं पूछ रहा हूं। नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन? स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। ठीक है। इक्विलिब्रियम के नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं? नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम ये कितने टाइप के होते हैं बेटा? स्टेबल और अनस्टेबल, और तीसरा न्यूट्रल। ठीक है। तीसरा क्या हो गया? न्यूट्रल। इन तीनों पे नेट फोर्स जीरो होंगे। इसके लिए भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, इसके लिए भी होना चाहिए, इसके लिए भी होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल तो इक्विलिब्रियम ही है ना। इक्विलिब्रियम का नेचर है, अगर इक्विलिब्रियम है
तो हम इन तीनों की बात करेंगे, अदरवाइज इन तीनों की बात नहीं करेंगे। बात समझ में आई? तो इक्विलिब्रियम का मतलब अगर इन जनरल हम बात करेंगे तो इन जनरल हम लिखेंगे, ट्रांसलेशनल की बात करेंगे तो एफ नेट इक्वल टू 0 इन जनरल। अगर नेट फोर्स 0 है तो हम बोलेंगे क्या है, इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल। अभी हमें चेक करना होगा, अभी में क्या करना होगा, चेक करना होगा। अब देखो एक पहले चीजों को समझो बेटा, अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी के कर्व के फॉर्मेट में समझे ना, तो देखो एक यहां पे हम कर्व बना रहा हूं, ध्यान समझना। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में अगर हम इसको समझे, देखो ये मान लो पोटेंशियल एनर्जी है और ये मान लो क्या है, डिस्टेंस है। पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस, पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग जानते हो। अगर इसको समझने के लिए मैं सिंपल सा ग्राफ बनाऊं, ठीक है, यहां पे जो यहां पे नेट फोर्स 0 है, यहां पे भी नेट फोर्स 0 है, यहां पे भी नेट फोर्स 0 है। कैसे 0 है पहले वो समझ लो। देखो हम क्या लिखते हैं, u इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ डी माइनस ऑफ एफ इज इक्वल टू डिफाइन होता है ना, तो u इज डी, ऐसे समझो, रुक जाओ, ऐसे इंटीग्रेशन फॉर्मेट में लिखने से बढ़िया है हम फोर्स के फॉर्मेट में लिख लेना, माइनस डी यू बाई डी एक्स। अभी क्लियर हो आप लोग? अब देखो ये क्या है, दैट इज माइनस ऑफ स्लोप ऑफ u वर्सेस x कर्व। जहां पे स्लोप 0 होगा वहां पे फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पे स्लोप 0 है, यहां पे भी स्लोप 0 है, क्योंकि यहां पे स्लोप आपका ऐसा है, यहां पे स्लोप आपका ऐसा है, और यहां पे स्लोप तो आप देख रहे हो। तो यहां पे स्लोप, अगर इस कर्व का जो स्लोप ऑफ u वर्सेस x कर्व, अगर u वर्सेस x कर्व का स्लोप 0 तो वहां पे फोर्स क्या होगा, 0 होगा ना। तो देखो यहां पे फोर्स 0, यहां पे फोर्स 0, यहां पे, तो तीनों जगह कैसा है, इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर एनर्जी ज्यादा होती है, अगर वहां पे मैक्सिमा है, तो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अगर मिनिमा है तो, अगर है ना, वहां पे ना तो मैक्सिमा ना तो मिनिमा तो न्यूट्रल। ये तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में हो गया। अब जरा सा नेचर को समझते हैं हम, कब स्टेबल बोलेंगे। स्टेबल का मतलब होता है उसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करो ना तो अपने पोजीशन में आने की है ना कोशिश करेगा, तो उसको आप डिस्टर्ब करो तो अपनी जगह स्टेबलाइज होके आ जाएगा, तो उसको क्या बोलोगे, समझ में आ गई। अगर उसको थोड़ा सा आपने डिस्टर्ब किया, वो उसी डायरेक्शन में बिगड़ता हुआ चला गया, तो क्या होगा, अनस्टेबल। अगर कि उसको आपने थोड़ा सा मूव किया, जहां है वहीं पड़ा रह गया, तो न्यूट्रल। उसमें कोई उसको थप्पड़ मारो तो भी ना रिएक्ट करे, तो क्या हो गया, वो न्यूट्रल हो गया। बात समझ में आ गई सबको? तो यहां पे ये आपको क्या दिख रहा है, ये स्टेबल है क्या अनस्टेबल है। अगर इसको थोड़ा सा आप इधर की तरफ मूव करते हो, है ना, इधर मूव करोगे तो फोर्स इधर लगेगा नेट, तो इधर ही नेट फोर्स लगेगा, उसको ये कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। अगर आप इसको पीछे की तरफ मूव कराओगे तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल। इसको अगर आप इधर की तरफ मूव कराओगे तो फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। इसमें अगर आप ऊपर की तरफ इसको मूव कराओगे तो फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, तो यहां पे क्या हो गया, ये स्टेबल। इसमें आप जिधर भी मूव करा दो फोर्स तो आपका कितना होगा, हमेशा 0 ही होगा, तो ये क्या है, न्यूट्रल है। बात सबको समझ में आ गई? तो दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। डायग्राम बना लो बेटा, दिस इज न्यूट्रल, ये क्या है, न्यूट्रल है। सबको समझ में आ गया? और डायग्राम सबको क्लियर है? पीछे दिख रहा है बेटा क्या लिखा हुआ, क्लियर सबको? नोट कर रहे हो ना सब लोग? आपको समझ में आ रहा है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? पूछते रहना कोई दिक्कत हो तो। अच्छा, ये इन जनरल आदमी के साथ भी ऐसा ही होता है ना, जिसके पास ज्यादा पैसे हो क्या है, अनस्टेबल है, और ज्यादा इधर उधर की काम करेगा। जिसके पास कम पैसे हैं देखो वहीं पे रहेगा, कहीं मूव नहीं करेगा वो, तो क्या हो गया, स्टेबल। और उसको दारू पिला दो तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, जहां रहेगा वहीं पड़ा रहेगा ना। ऐसे ही तो होता है, समझ रहे हो? कुछ भी थप्पड़ मारो तो भी आपसे प्यार से बात करेगा, तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो सिंपल समझो, क्लियर है सबको? बात समझ में आ गई? तो आप लोग अभी किस जोन में हो? आप लोग न्यूट्रल हो, स्टेबल। अभी स्टेबल रहो, जरूरत है स्टेबल रहने की। तो अब इधर समझो, कंसेप्चुअली एक बात समझो। देख बेटा, स्टेबल रहने का मतलब क्या हो गया, नेट फोर्स क्या हो गया, 0।
अगर अनस्टेबल होगा तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। और पोटेंशियल एनर्जी अगर मैक्सिमम होगी तो वहां पे हमारा क्या होगा? अगर हमें चेक करना है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो डबल डिफरेंशिएशन पोटेंशियल एनर्जी क्या आना चाहिए? वो नेगेटिव आना चाहिए। मैंने मैक्सिमम मिनिमम बताया था ना आपको। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कब मैक्सिमम आएगी? जब उसका डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। इज दैट ओके? तो देखो, तो यहां पे मैं पहले तो स्टेबल होने के लिए, पहले तो इक्विलिब्रियम होने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए कि du बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाए? जीरो। du बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाए? जीरो, है ना? तो उसको क्या बोलोगे आप? इक्विलिब्रियम बोलोगे। अब आगे आ जाओ। अगर डबल डिफरेंशिएशन की बात करें, मतलब d2u अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाए? क्या आ जाए? नेगेटिव। तो वहां पे क्या आएगा? स्टेबल आएगा। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन और ये क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए तो क्या होगा? स्टेबल। ठीक तो है? अरे वन सेकेंड, बिल्कुल ठीक है। ओके, यहां पे क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अच्छा, एक बात और समझो, कभी कभी क्वेश्चन में आपको फोर्स का एक्सप्रेशन देगा। एक चीज यहां समझना बेटा, देख, अगर du बाई डी एक्स इज इक्वल टू अगर मैं लिखूं तो यहां मैं क्या लिखूंगा? du बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ लिखूंगा। तो अगर मैं इसको डबल डिफरेंशिएट करूं तो इसको मैं क्या लिखूंगा? माइनस ऑफ डी एफ बाई डी एक्स। इज दैट ओके? अगर इसको पॉजिटिव होना है तो इसको क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि माइनस साइन ऑलरेडी यहां पर है। इसका मतलब क्या होगा? या तो ये हो, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं क्या कि डी एफ अपॉन डी एक्स हैज टू बी इक्वल टू नेगेटिव। सही है? सही लिख रहा हूं? या फिर मैं इसको लिख रहा हूं डी एफ अपॉन डी एक्स इक्वल टू पॉजिटिव, या फिर मैं यहां पे लिख लेता हूं डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। इज दैट ओके? कौन? ये वाला? देख बेटा, हमने क्या डिफाइन किया? हाँ देखो, एफ इज इक्वल टू क्या है? माइनस डी बाई डी एक्स होता है। अगर हमें देखो, हमें क्या करना है कि डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा तो वहां पे क्या होगा? मिनिमम होगी, तो वहां पे क्या होगा? स्टेबल होगा। स्टेबल होगा, है ना? डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव मतलब मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी मतलब स्टेबल। अगर देखो, डबल डिफरेंशिएशन को अगर नेगेटिव होना है, अगर मान लो इसको हमें क्या होना है? नेगेटिव होना होगा, तो डी एफ बाई डी एक्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा ना। अगर डी एफ बाई डी एफ पॉजिटिव है, यहां माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो अपने आप पूरा नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आई ना? अगर इसको मान लो पॉजिटिव होना है तो इसको फिर यहां पे नेगेटिव होना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां पर वही लिखा गया, अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, तो फोर्स का क्या होगा? वहां पे नेगेटिव होगा। इज दैट ओके? यहां तक की बातें समझ में आ गई? कोई और डाउट है तो पूछो पहले। यहां पे सबने नोट कर लिया? अभी कोई डाउट है तो पूछो, आगे चलें। हाँ, अभी हम जनरली डिफरेंशिएशन ही समझ के चलते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, आपके सिलेबस में एक्चुअली पार्शियल डिफरेंशिएशन है ही नहीं। आपके सिलेबस में पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं है, उसको थोड़ा सा हम यूज करते हैं वर्क एनर्जी पावर में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसको आप नॉर्मल डिफरेंशिएशन की तरह ट्रीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपके सिलेबस में पार्शियल डिफरेंशिएशन को नॉर्मल डिफरेंशिएशन जैसे ट्रीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, चलो आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं कुछ और चीजों को समझते हैं। देखो, अब हम चार्ज यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको हम कैसे डील कर रहे हैं उसको समझते हैं। बात नहीं बेटा, बिल्कुल इधर देखो सब लोग। मान लो दो चार्ज आपके पास हो गए। एक चार्ज मान लो यहां पे Q1 है और यहां पे एक चार्ज कैसा है? Q2 है। दो चार्ज है। ये दो चार्जेस है। अब इन दोनों चार्जों को अगर ध्यान समझो, अगर मुझे इक्विलिब्रियम पॉइंट समझाना हो, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो। अगर मैं कोई चार्ज यहां पे तीसरा चार्ज Q ले लूं, तीसरा चार्ज क्या ले लूं बेटा? Q। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि इस पे नेट फोर्स जीरो हो जाए? ऐसी पॉसिबिलिटी है? ऐसा क्वेश्चन एक बार हम कर चुके हैं, है ना? तो देखो, इस पे क्या करेगा? जो 1 है इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये F1, और ये F2 जो इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। जिस पॉइंट पे F1 F2 बराबर हो गए
तो ये क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब आपको ये बताना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये इक्विलिब्रियम में है ना, बात समझ में आई? तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इफ F1 इज इक्वल टू F2 दैट मीन्स इक्विलिब्रियम यहां पे लाई करेगा, इक्विलिब्रियम यहां पे आएगा। अब आपको ये बताना है कि जो इक्विलिब्रियम है ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा। अब पहले समझो सब लोग, इधर सब लोग फोकस करें, बाद में लिखेंगे, पहले देखो इधर। अगर मैं चार्ज को इधर की तरफ लाऊं, हमारा स्टेबल होने का क्या कंडीशन है कि हम जिधर डिस्प्लेस करेंगे फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए, दैट विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर हम जिसको जिधर डिस्प्लेस करें उधर चला जाए तो क्या हो गया, वो अनस्टेबल हो गया। अगर मैं इसको इधर लाऊंगा, अगर मैं इसको इधर की तरफ डिस्प्लेस करूं तो क्या होगा बताओ, हमारा F1 घटेगा, F1 घट जाएगा, दूर चला गया। F2 क्या होगा, बढ़ जाएगा। F2 बढ़ जाएगा तो नेट फोर्स उस डायरेक्शन में लग जाएगा। मतलब हम जिधर डिस्प्लेस कर रहे हैं नेट फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल। ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल। इज दैट ओके? तो अगर ये भी चार्ज पॉजिटिव, ये भी चार्ज पॉजिटिव, ये भी चार्ज पॉजिटिव, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगी। अगर इस चार्ज को मान लो मैं नेगेटिव कर दूं, तो अगर मैं इसको नजदीक लाऊंगा तो इसको और अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, क्योंकि ये फोर्स बढ़ेगा, ये फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा दूर जाने पर। तो कौन सा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर तीनों चार्ज का नेचर एक ही जैसा है तो क्या होगा वहां पे, स्टेबल। अगर बीच वाले का अपोजिट नेचर हो गया तो अनस्टेबल। अगर इन दोनों का अपोजिट नेचर हो गया तो इक्विलिब्रियम बीच में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि नेट फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, उसको समझते हैं। देखो ये केस 1 अभी ले लिया, अभी आपने कुछ नोट नहीं करना है, समझना है बस। दूसरे केस में हम ऐसा समझते हैं, देखो दूसरे केस में समझते हैं। अगर मान लो Q1 चार्ज यहां पर है और यहां पे जो चार्ज है वो -Q2 है। ये कौन सा है, -Q2। या अभी इसको भी प्लस ले लो, रुक जाओ, अभी इसको प्लस ले लो, बीच वाले चार्ज को क्या ले लो, -Q ले लो, बीच वाले चार्ज को क्या ले लो, -Q। तो इस केस में यहां पे इक्विलिब्रियम लाई करेगा, लाई करेगा, लेकिन कैसा इक्विलिब्रियम होगा, वो अनस्टेबल होगा, क्योंकि F2 इस पे इधर तरफ लगाएंगे फोर्स, F1 इस पे इधर तरफ फोर्स लगाएगा। अगर मैं इसको और नजदीक लाऊंगा तो F1 मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। F1 बढ़ेगा तो नेट फोर्स इधर ही आ जाएगा, जिधर डिस्प्लेस करेंगे नेट फोर्स उधर ही आ जाएगा। तो यहां पे कौन इक्विलिब्रियम हो गया, अनस्टेबल हो गया। बात सबको समझ में आ रही है? तीसरा केस देखते हैं। थर्ड केस में समझो ऐसा बेटा कि मान लेते हैं एक चार्ज यहां पे Q1 पॉजिटिव है और यहां पे जो चार्ज है वो -Q3 है, नेगेटिव है। इनके बीच में हम किसी एक पॉइंट पर कोई भी चार्ज रखते हैं किसी भी नेचर का, मान लो यहां पे हम Q चार्ज रख रहे हैं। ठीक है, यहां पे चार्ज क्या था, माइनस, है ना, अपोजिट साइन का था। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहां पे हमने पॉजिटिव रख दिया। अब बताओ मुझे, क्या यहां पर जो 1 होगा, यहां पे जो 1 होगा, 1 की तरफ फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, और जो 2 होगा वो भी इधर की तरफ ही फोर्स लगाएगा। तो यहां पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अरे इक्विलिब्रियम ही नहीं एग्जिस्ट करेगा ना, नेट फोर्स 0 है क्या यहां पर, नहीं है। तो अगर दो चार्ज अपोजिट साइन के हो गए तो उनके बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा। इक्विलिब्रियम तभी एग्जिस्ट करेगा जब दोनों चार्ज का साइन सेम होगा। ठीक है, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं और बीच वाला चार्ज पॉजिटिव है तो इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल होगा। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, बीच वाला चार्ज नेगेटिव है तो इक्विलिब्रियम कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। समझ में आ रही है? अगर दोनों चार्ज के साइन अपोजिट है बाहर वाले का तो बीच में इक्विलिब्रियम लाई ही नहीं करेगा। इतनी बात, 3 पॉइंट सबको समझ में आ गई? ओके, अब यहां पे कुछ पॉइंट्स हैं, लिखते चलते हैं। ठीक है, हाँ बोल बेटा। ये पॉजिटिव, अगर कुछ नहीं मेंशन है तो पॉजिटिव ट्रीट करोगे। ठीक है, इफ नथिंग इज मेंशन देन पॉजिटिव। यहां पे कैसा इक्विलिब्रियम लाई करेगा, यहां पे कैसा इक्विलिब्रियम लाई करेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम along line of joining। ठीक है, यहां पे कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी कोई नोट नहीं करोगे, पहले मैं बोल रहा हूं भी, आपको काट पीट करना पड़ेगा फिर। along line of joining, समझ में आ गया सबको? यहां पे नो इक्विलिब्रियम।
किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं लॉन्ग लाइन ऑफ ज्वाइनिंग क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर भी एनालिसिस करना बाकी है। अभी हमने कैसे इक्विलिब्रियम की बात की, इधर उधर। हम इसको ऊपर नीचे ऐसे वर्टिकल लाइन में भी तो डिस्प्लेस कर सकते हैं ना। अगर मान लो इसको मैं ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करूं, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करूं तो क्या होगा बताओ। ये जो Q1 की वजह से फोर्स होगा वो इधर लगेगा, F1 इधर लगेगा, F2 इधर की तरफ लगेगा, और नेट फोर्स किधर लग जाएगा, ऊपर की तरफ नेट फोर्स आ जाएगा। तो कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया, अनस्टेबल। समझो, अगर मैं इसको ऊपर मूव करूंगा तो ऊपर ही भाग जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग करेंगे तो स्टेबल है, वर्टिकली क्या है, क्लियर हुआ। क्योंकि ये लोग इसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं ना। अभी इधर क्या हो रहा था, एक दूसरे को पुश कर रहे, चार्ज को क्या पुश कर रहे थे, तो ऊपर करेंगे तो ऊपर निकल जाएगा, इधर तो इधर ऐसे से ऑसिलेट करेगा, ऊपर क्या करेगा, ऊपर निकल जाएगा, नीचे करेंगे तो नीचे निकल जाएगा। तो इसमें क्या है, स्टेबल अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग और अनस्टेबल अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर को मैं ऐसे लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर एग्जैक्टली वर्ड ठीक नहीं है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट, फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बेटा, किसी एंगल पे इक्विलिब्रियम वाले वहां पे इक्विलिब्रियम लाइन किसी एंगल पे इसे पुश करने की बोल रहे हो, मूव करने की बोल रहे हो, तो वहां पे भी अनस्टेबल होगा ना। किसी एंगल पे करोगे तो अनस्टेबल आएगा ना। हम जनरली दो केसेस की बात करेंगे, अलोंग लाइन ऑफ वर्टिकल, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट सबको समझ में आ गए। इस केस में बताओ, इस केस में अगर हम इधर परपेंडिकुलर लाइन की तरफ करें तो क्या होगा, स्टेबल कि अनस्टेबल, स्टेबल होगा। ये स्टेबल होगा ना। अगर ऊपर जाएगा तो हम उसको क्या करें, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर यहां पे मान लो मैं डिस्प्लेस कर दिया चार्ज को, तो ये फोर्स क्या करेगा, ये इसको इधर तरफ खींचेगा, ये F1 इधर तरफ लगेगा, यहां से F2 किधर तरफ लगेगा, इधर तरफ लगेगा, तो नेट फोर्स किधर तरफ आ जाएगा, नेट फोर्स नीचे तरफ आएगा ना। F नेट किधर तरफ आएगा बेटा, नीचे की तरफ आएगा। इज दैट क्लियर। तो यहां पे कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, यहां पे इस केस में तो कोई इक्विलिब्रियम ही नहीं है। इतनी पॉइंट पहले समझ में आएगी सबको। तो यहां तक हमने क्या समझा बेटा, अगर दो चार्ज जो बाहर वाले हैं, अगर वो सेम साइन पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, तो बीच में एक इक्विलिब्रियम पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। वो इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा अगर चार्ज सेम साइन का होगा अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, और वो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग अगर वो अपोजिट साइन का होगा, है ना। इसी तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के भी समझ लो, अगर दोनों चार्ज सेम साइन के हैं और तीसरा भी सेम है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। अगर अपोजिट साइन के हो तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या होगा, स्टेबल होगा। इज दैट क्लियर। ये तीसरे वाले को भी हम डील कर रहे हैं और इसमें कहां इक्विलिब्रियम लाई करेगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जल्दी कर लो, हो गया। अभी कोई डाउट है तो पूछो। आगे चलें। सबको समझ में आया कंसेप्ट, ये वाला पॉइंट क्लियर। यहां से क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई डाउट है तो पूछते चलो। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट। हाँ जी बेटा बोल। इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब ये पॉइंट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। मैं इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसलिए नहीं बोल रहा हूं ना, बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, बीच में से। तो ये पॉइंट जरूरी नहीं कि इन दोनों के बीच में लाई करे ना। अगर ये चार्ज ज्यादा हो गया तो ये पॉइंट इसके नजदीक लाई करेगा, अगर ये चार्ज कम हो गया तो ये पॉइंट इसके नजदीक लाई करेगा। जो चार्ज कम होगा उसकी तरफ इक्विलिब्रियम लाई करेगा ना। समझ में आ रही है, बैठ जाओ। आगे चलें। कौन सेकेंड, ये वाला पार्ट। इसमें पहले डाउट क्या है वो बता तू। खड़े हो जाओ।
मुझे बता इसमें कैसे अनस्टेबल हुआ, वो क्लियर हुआ क्या? 3 कहाँ है वहां पे, 2 ही फोर्स हैं। गधा बैठ। देखो ऐसे मत पूछा करो, जेन्युइन डाउट पूछो ना, मुझे पता चल जाता है आप क्या पूछ रहे हो क्या नहीं पूछ रहे हो। आप हाथ उठाओगे मैं आपका चेहरा पढ़ लूंगा आप क्या पूछना चाहते हो, है ना। अपने आप के साथ गलती ना करो, अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ। इधर देखो मैं आपको फिर समझाता हूं, सब लोग समझो, सिर्फ वही नहीं। इधर देख बेटा, पहले इक्विलिब्रियम क्या मतलब है, उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट से थोड़ा सा डिस्प्लेस करो किसी भी डायरेक्शन में। अगर उधर ही चला गया तो अनस्टेबल, वापस आने की कोशिश करेगा तो स्टेबल। अगर अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग इसकी बात करें, दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं और ये भी पॉजिटिव है, तो इस केस में अगर अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग हम इसको इधर मूव कराएंगे तो आपका F2 बढ़ जाएगा, F2 बढ़ जाएगा और F1 क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि Q2 के नजदीक आया, जैसे नजदीक होगा डिस्टेंस फोर्स बढ़ जाएगा तो F2 बढ़ जाएगा। तो इसको नेट क्या होगा, नेट आपका फोर्स इधर तरफ लगेगा, तो मैंने इसको इधर मूव कराया तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा, इसका मतलब यहां पे कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में करते हैं, सॉरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करते हैं, तो देखो ये दोनों फोर्स रिपल्सिव हैं। मान लो अगर चार्ज को मैंने यहां पे ले गया तो फोर्स इधर लग रहा है, इसका फोर्स इधर लग रहा है, तो अब इसका रिजल्टेंट जो होगा F नेट ऊपर तरफ लगेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाले तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेट क्या होगा, ऊपर तरफ लगेगा, ऊपर तरफ लगेगा तो चार्ज ऊपर ही चलता चला जाएगा। समझ में आया? तो अगर मैं इसको ऊपर मूव कर रहा हूं तो नेट फोर्स ऊपर तरफ लग रहा है, इसका मतलब कैसा, ये अनस्टेबल है। सिमिलरली इस केस में अगर मैं इसको इक्विलिब्रियम से अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग इधर मूव कराता हूं तो नेट फोर्स इधर ही लग जाएगा, क्योंकि F2 बढ़ जाएगा और F2 यहां पे अट्रैक्टिव है, इस डायरेक्शन में है, तो अगर इधर मूव कराएंगे तो F2 बढ़ेगा, तो नेट फोर्स इधर चला गया, अनस्टेबल हो गया। इधर मूव कराएंगे तो F1 बढ़ जाएगा, F1 इधर की तरफ है तो नेट फोर्स इधर ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो यहां पे क्या हो गया, अनस्टेबल अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। परपेंडिकुलर, इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर देखोगे तो अगर ऊपर ले जाओगे तो F1 इधर लगा, F2 इधर लगा, नेट फोर्स नीचे की तरफ आ गए, मतलब ऊपर मूव करा रहे हैं तो फोर्स किधर लग रहा है, नीचे। मूवमेंट ऊपर, फोर्स नीचे, इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल होगा। मैं इसको वहां से मूव करा रहा हूं, वहीं पे आ रहा है, तो क्या हो गया, स्टेबल। जो मैं वो वाला डायग्राम बनाया था ना, इसको दिमाग में रखना हमेशा। अगर देखो ये क्या है, स्टेबल है, इसको ऊपर ले जाओ नीचे आ जाएगा, इधर ले जाओ इधर आ जाएगा, इस पे थोड़ा सा पुश करो नीचे लुढ़क जाएगा। ठीक, क्या हो गया, अनस्टेबल, स्टेबल, न्यूट्रल। इज दैट ओके नाउ? अब बात कर रहे हैं बेटा, अगर दोनों चार्ज का साइन सेम हो तो ये दोनों केस होंगे। अगर दोनों चार्ज का साइन अपोजिट हो गया तो इक्विलिब्रियम कहां लाई करेगा और कैसा होगा उसके बारे में बात करें। 3 केसेस हैं, इस वाले केस को हम फिर से डील कर लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड केस जो हम कर रहे थे उसमें फिर से हम बातें करते हैं ना। इधर देखो, एक चार्ज मान लो यहां पे हो गया Q1, ये हो गया -Q2। इसको मैंने एक बार थोड़ा सा डील किया था क्वेश्चन को एनालिसिस करते समय, याद है आपको? दोनों चार्ज के साइन अपोजिट, जो इमेंस का क्वेश्चन था एक, मैंने बोला था पोजीशन हम बात करेंगे जब इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, तो अगर आपको याद हो, रिवाइज किया होगा तो आपको याद होगा। देखो अगर हम चार्ज पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है, अगर चार्ज यहां रखते हैं तो बेटा मान लो +Q हम रख रहे हैं, 3 पोजीशन पे रख रहे हैं +Q, यहां पे भी हम +Q रख रहे हैं, 3 पोजीशन ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम इस पे देखें तो Q1 इधर तरफ लगेगा, फोर्स इधर लगाएगा, और F2 भी इधर की तरफ ही लगाएगा, F2 अट्रैक्ट करेगा और F1 रिपेल करेगा, तो F1 इधर की -Q2 की वजह से F2 भी इधर अट्रैक्ट करेगा। इस पोजीशन की बात करेंगे तो F1 इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो किधर तरफ लगेगा F1 बेटा, इधर तरफ लगेगा, और Q2 क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ये Q2 इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो आपका F2 किधर तरफ लगेगा, इधर तरफ लगेगा। सही है, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे F2 आपका इधर की तरफ लगेगा क्योंकि F2 अट्रैक्ट करेगा, और Q1 क्या करेगा, Q1 इसको रिपेल करेगा, तो F1 आपका इधर की तरफ एक्ट करेगा। इज दैट ओके? सबको पॉइंट समझ में आ गया? तो यहां पर भी देखो, अगर यहां पे ध्यान से देखेंगे, है ना, इसको भी उसी तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। आपका ये हो गया F2 और आपका ये हो गया F1। ओके, अब ध्यान से देखो बेटा, यहां पे नेट फोर्स 0 होने के चांसेस हैं, यहां पे नेट फोर्स 0 होने के चांसेस हैं नहीं, तो यहां पे बीच में इक्विलिब्रियम लाई नहीं कर सकता। यहां पे नेट फोर्स 0 होने के चांसेस हैं, यस, यहां पे इक्विलिब्रियम हो सकता है
और यहां पे भी इक्विलिब्रियम हो सकता है। अब अगर यहां पे इक्विलिब्रियम होना है तो F1 F2 को बराबर होना पड़ेगा। अब जरा देखते हैं F1 F2 कब बराबर हो सकता है, ध्यान समझो। अब देख बेटा, अगर मैं F1 निकालूं, अगर दोनों चार्जेस को सेम ले लूं, दोनों चार्जेस को सेम ले लूं, तो बता F1 ज्यादा होगा कि F2 ज्यादा होगा? F1 ज्यादा हो जाएगा। अगर दोनों चार्जेस को सेम ले लूं तो F1 नजदीक है ना, Q1 नजदीक है, तो F1 क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो भी इक्विलिब्रियम नहीं लाई करेगा, क्योंकि दोनों फोर्स को बराबर होना पड़ेगा। अगर यहां पर दोनों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो यहां पे भी इक्विलिब्रियम नहीं लाई करेगा। पहली पॉइंट समझ में आई? समझ में आई कि नहीं आई? अगर दोनों चार्ज अपोजिट साइन के हो गए हैं, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो गया, तो इक्विलिब्रियम लाई करेगा ही नहीं, कहीं पे भी नहीं करेगा। इसका मतलब अगर दो चार्ज अपोजिट साइन के हैं और इक्विलिब्रियम लाई करना है, दैट मींस देयर मैग्नीट्यूड शुड बी डिफरेंट, उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग होना चाहिए। बात समझ में आई? अब ऐसा मान लेते हैं कि जो Q1 की वैल्यू है वो Q2 से क्या है? कम है। अगर ऐसा हम कंसीडर करते हैं, Q1 की मैग्नीट्यूड Q2 से क्या है? कम है। अब अगर Q1 की मैग्नीट्यूड Q2 से कम है तो बता मुझे बेटा, यहां पे F1 की वैल्यू ज्यादा और कम होगी? अच्छा ऐसे समझ, रुक जा, है ना। अभी इस केस को ऐसे डील करते हैं, रुक जाओ। अगर मैं बोलूं Q1 की वैल्यू Q2 से ज्यादा है, तो आप कह सकते हो F1 की वैल्यू हमेशा Q2 से ज्यादा होगी, तो भी इक्विलिब्रियम नहीं लाई करेगा, तो भी यहां पे इक्विलिब्रियम लाई नहीं करेगा। इस केस में भी नहीं लाई करेगा। मतलब अगर मैं बात करूं Q1 इज इक्वल टू Q2, तो भी इक्विलिब्रियम नहीं लाई करा, इसके लिए भी यहां पे इक्विलिब्रियम लाई नहीं करेगा। अभी हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो तीसरा केस कौन बचा बेटा? Q1 इज लेस देन Q2। अगर Q1 लेस देन Q2 है तो हो सकता है कि डिस्टेंस कम है, चार्ज भी कम है, तो यहां पे F1 F2 बराबर हो जाए। Q2 दूर है लेकिन डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो हो सकता है यहां पे फोर्स बराबर हो जाए। तो यही एक पॉसिबिलिटी है यहां पे इक्विलिब्रियम लाई करने की। दैट मींस क्या आपको कंक्लूड कर रहे हो, ध्यान समझो मैं कंक्लूड क्या कर रहा हूं, समझो। अगर दोनों चार्ज अपोजिट साइन के हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इक्विलिब्रियम लाई करेगा ही नहीं। दूसरी पॉइंट, अगर दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो इक्विलिब्रियम उधर लाई करेगा जिधर चार्ज की मैग्नीट्यूड कम है। सबको समझ में आई? इधर चार्ज की मैग्नीट्यूड यहां पे कम थी तो इसके बगल में इक्विलिब्रियम लाई करेगा। क्या इस केस के लिए यहां पे इक्विलिब्रियम लाई कर सकता है? यहां पे इक्विलिब्रियम लाई करेगा नहीं। यहां पे तो हमेशा ही कौन ज्यादा हो जाएगा? Q2 ज्यादा हो जाएगा ना, F2 ज्यादा हो जाएगा हमेशा ही, क्योंकि चार्ज भी ज्यादा है और डिस्टेंस भी कम है। इसका मतलब अगर दो चार्ज अपोजिट साइन के हैं तो इक्विलिब्रियम वहीं लाई करेगा जहां पे चार्ज कम मैग्नीट्यूड का है उसके बगल में। अगर मैं ऐसा बोलूं एक -1 कूलम का है, एक +4 कूलम का है, तो बताओ कहां पे इक्विलिब्रियम लाई करेगा? इधर इक्विलिब्रियम लाई करेगा, राइट? यहां पे लाई करेगा। इज दैट ओके? अगर इसको मैं 10 कर दूं तो कहां लाई करेगा? यहां लाई करेगा। अगर मान लो इसको भी मैं 10 कर दूं, इसको भी 10 करूं, तो कहां लाई करेगा? लाई नहीं करेगा। अगर इसको +10 कर दूं, इसको +10 करूं, तो कहां लाई करेगा? बीच में लाई करेगा, बीच में लाई करेगा। अभी क्लियर हो गया सारी कहानी सबको? ठीक है, तो चलो बनाओ इसको। आप ऐसे लिखो, पहले डायग्राम बना लो, पहले डायग्राम बना लो, उसके बाद यहां लिख लो Q1 इज लेस देन Q2, चार्ज की मैग्नीट्यूड। तो यहां पे भी इक्विलिब्रियम नहीं लाई करेगी, यहां पे भी नहीं लाई करेगी, यहां पे इक्विलिब्रियम लाई करेगी। डायग्राम बनाओ, फिर मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखो जल्दी जल्दी। बोलो बेटा। बोलो, लिखो। इफ चार्ज, पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट, इफ चार्जेस आर ऑफ सेम साइन, इफ चार्जेस आर ऑफ सेम साइन, charges are of same sign and third charge is placed at the equilibrium
इक्विलिब्रियम देन इसमें पार्ट ए लिखो, पार्ट ए। इफ थर्ड चार्ज is of same sign, then if third charge is of same sign, then stable equilibrium will be along the line of joining. Stable equilibrium will be along the line of joining, and unstable in perpendicular direction to the line of joining, पॉइंट समझ में आ गया? क्या लिखा आपने? अगर दो चार्ज सेम साइन के हैं, उसके बीच में तीसरा भी सेम साइन का है, तो along the line of joining क्या होगा? स्टेबल, और परपेंडिकुलर में क्या होगा? अनस्टेबल। दूसरा पॉइंट लिखो, इसमें बी पॉइंट लिखो, है ना, इसमें बी पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट लिखो। इफ थर्ड चार्ज is of opposite sign, then stable equilibrium will be along the perpendicular direction, and unstable along the line of joining, हो गया? राइट, ओके। एक और पॉइंट, तीसरा लिखो। ये स्टार्टिंग में आपने लिखा ना, दो चार्जेस सेम साइन के हैं, है ना, देन इक्विलिब्रियम पॉइंट उनके बीच में लाई करेगा, उसके लिए आपने लिखा। अब दूसरा पॉइंट लिखो, ये दूसरा पॉइंट है, ये सी पॉइंट नहीं, दूसरा पॉइंट। ये अपने पहले पॉइंट के अंदर दो ए बी लिखे ना, अब दूसरा पॉइंट लिखो। पहले पॉइंट के अंदर ए बी लिखा, ये दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट लिखो, इफ चार्जेस आर ऑफ अपोजिट साइन, इफ द टू चार्जेस, ऐसे लिखो बेटा, इफ द टू चार्जेस आर ऑफ अपोजिट साइन, then equilibrium will be lying outside and near to the charge, which is having less magnitude, समझ में आ गया? विच इज हैविंग लेस मैग्नीट्यूड। तो क्लास को यहीं पे हम रैप अप करेंगे आज। आई होप सारे पॉइंट सबको क्लियर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कंसेप्चुअल, सबको समझ में आ गया? इसमें क्वेश्चन कई तरीके से आ सकते हैं, है ना। अच्छा, यहां पे along द परपेंडिकुलर नहीं लाई करेगा, यहां पे हम केवल लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के along ही बात करेंगे, राइट। तो चलो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। एक बार क्विकली देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर दिया आज, फटाफट देख लेते हैं। आज हमने क्या क्या बात की है बताओ। आज हमने क्वेश्चंस किया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर, उसके बाद हमने वेक्टर लॉ ऑफ कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, उसको घर जाके आपको प्रैक्टिस करना है, पूरे नोट्स को कल रिवाइज करके आना है। उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम की बात करी, आज जाके इसको रिवाइज कर लेना। आज हमने लास्ट में कंसेप्चुअल बातें करी, इसको डिस्कस जरूर करना घर पे जाके अपने आप से, रिवाइज करके आना, अदरवाइज भूल जाओगे। 2-3 बार रिवाइज कर लोगे, क्लियर रहेगा, ठीक है। तो चलो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।